चलिए प्यारे बच्चों, आई होप आप एकदम मस्त होंगे। आज की जो क्लास रहेगी हमारी वो बीएनएस की क्लास रहेगी। कहने का मतलब है भारतीय न्याय संहिता की क्लास रहेगी 2023 की। ठीक है, जैसे कि आप जानते होंगे प्यारे बच्चों कि हमारा जो बीएनएस था वो पहले आईपीसी के नाम से जाना जाता था, अर्थात इंडियन पेनल कोड। ठीक है, भारतीय दंड संहिता के नाम से। ठीक है, इसमें शुरू में कितनी धाराएं थी? 511 धाराएं थी, लेकिन बाद में इसे बदल दिया गया और क्या कर दिया गया? बीएनएस कर दिया गया। कहने का मतलब है भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया। और वर्तमान में इसमें जो है 358 धाराएं हैं। ये जुलाई 2024 से सरकार ने जो है लागू कर दिया। ठीक है, आईपीसी में 511 धाराएं थी, जबकि बीएनएस में 358 धाराएं हैं। उस हिसाब से देखें तो 175 धाराएं जो है वो बदल दी गई। 175 धाराएं तो बदली गई, 18 धाराएं नई जोड़ी गई और 22 धाराओं को जो है पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो ये आपने क्या समझा बीएनएस का जो है बैकग्राउंड। ठीक है, यहां पर देखिए प्यारे बच्चों, तीनों चीजें आईपीसी 1860 वाला है, सीआरपीसी 1973 वाला है और आपका आईईए अर्थात इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है, ये 1872 वाला है। इन तीनों को अपग्रेड कर दिया गया है, अर्थात इनका नाम बदल दिया गया और कुछ बदलाव भी किए गए। तो अब जो है आपसे जो पुराना वाला था आईपीसी, सीआरपीसी और ये इंडियन एविडेंस एक्ट, ये नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, पर मैं मानता हूं कि अब क्यों पूछेगा, यही पूछ सकता है कि कब शुरू किया गया था, ठीक है, कब समाप्त कर दिया गया, नया कब चालू हुआ। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता में। देखिए जो आईपीसी थी उसे किस में बदल दिया गया? भारतीय न्याय संहिता पे। वो पहले इंडियन पेनल कोड था, उसका नाम बदल के बीएनएस कर दिया गया है। ठीक है, 2023 में। और 2023 में ही सीआरपीसी को प्यारे बच्चों भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया गया है। ठीक है, और जो इंडियन एविडेंस एक्ट था उसे क्या कर दिया गया? उसे कर दिया गया भारतीय साक्ष्य संहिता। ठीक है, तो इनके नाम आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता पे। किस पे? भारतीय न्याय संहिता पे। प्यारे बच्चों देखिए, आईपीसी की अगर बात करूं, इंडियन पेनल कोड, तो यह 1860 में जो है एक्टिवेट किया गया था, लेकिन लागू कब हुआ था? तो यहां पर आप एक बात ध्यान रखना, उसमें हम बाद में बात कर लेंगे। देखिए अगर आईपीसी की बात करूं तो चैप्टर इसमें कितने थे? 23 थे। कहने का मतलब है चैप्टर का मतलब प्यारे बच्चों आप ये कह सकते हो कि अध्याय कितने थे। तो अध्याय आपके कितने थे? तो अध्याय का हो गया आप 23 थे। ठीक है, वहीं सेक्शन कितने थे, अर्थात धाराएं कितनी थी? ठीक है, सेक्शन का मतलब धाराएं, धाराएं थी 511। सही है। अब एक बात ध्यान देना, 6 अक्टूबर 1860 को संसद में पास हुआ, लेकिन 1 जनवरी 1862 को जो है इसे लागू किया गया था। किसे? ये जो हमारा आईपीसी पुराना था 1860 वाला, 1862 में लागू किया गया था। अब आ जाइए, आईपीसी को हमने किस में बदल दिया? हमारी भारत सरकार ने आईपीसी को बदल दिया बीएनएस में, अर्थात भारतीय न्याय संहिता 2023। ठीक है, अब यहाँ इसमें देखिए थोड़ा सा, इसमें चैप्टर थे 23 और प्यारे बच्चों इसमें कितने हैं? बीएनएस में प्यारे बच्चों चैप्टर कम कर दिए गए। कितने? चैप्टर मात्र जो है आपके, अध्याय मात्र जो है 20 है, अर्थात 20 है। और वहीं धाराओं की बात करें अर्थात सेक्शन की बात करें तो सेक्शन 358 है। इसमें कितनी थी? 511 थी, इसमें 358 है। एक बात ध्यान देना, यहाँ पर नीचे कुछ डिटेल मैंने आपको बताई थी, जैसे कि आप यहाँ समझ पा रहे होंगे। देखिए मैंने क्या कहा था, 6 अक्टूबर 1860 को संसद में पास और 1 जनवरी 1862 को लागू। प्यारे बच्चों जो महारानी विक्टोरिया थी, विक्टोरिया के कहने पर इसका निर्माण किया गया था। अब समझ लीजिए, ये बनाया किसने? थॉमस बबिंगटन मैकाले की अध्यक्षता में पहले विधि आयोग ने इसको तैयार किया था। किसको? तो जो आपका आईपीसी था पुराना वाला, उसको तैयार किया गया था 1834 में और प्यारे जो 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा, ठीक है, 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा इसे तैयार किया गया था। ठीक है, एक बात और ध्यान रखनी है आपको यहाँ पर, इस वाले पॉइंट में देखिएगा, लास्ट वाले में 175 धाराएं बदल गई हैं, 18 नई धाराएं जोड़ी गई हैं, साथ ही 22 धाराओं को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया है। कहने का मतलब 22 धाराएं तो पूर्ण रूप से खत्म हो गई हैं। ठीक है, एक बात ध्यान देना, मैंने कहा था कि महारानी विक्टोरिया जो थी उनके आदेश पर लॉर्ड मैकाले ने इसको तैयार किया था। किसको? आईपीसी को, इस वाले आईपीसी को। इसमें क्या हुआ था कि जब उन्होंने आदेश दिया और लॉर्ड मैकाले ने तैयार किया तो बहुत सारी धाराएं उन्होंने तैयार की थी, बहुत सारी काट पीट के केवल 511 धाराएं रखी गई थी। उन्होंने तो बहुत सारी बनाई थी, सारी काट पीट के 511, क्योंकि उसमें तो ये भी था कि अगर आपके शर्ट की एक बटन खुली हुई है तो भी आप पे केस लगा दिया जाएगा। अगर आप किसी के दरवाजे के सामने से गाना गाते हुए जा रहे हैं तो भी आप पे केस लगा दिया जाएगा।
ऐसी धाराएं थी, उसके लिए अलग अलग धाराओं का निर्माण किया था उन्होंने। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमने बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर धाराओं को तैयार किया है। ठीक है, आप बहुत ही कम समय में सारी धाराएं रट लेंगे। इससे पहले एक काम करते हैं, हम धाराओं को पढ़ने से पहले इसके अध्याय भी देख लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023। एक तरफ प्यारे बच्चों आपके अध्याय दिए गए हैं, एक तरफ आपकी धाराएं हैं और एक तरफ अपराधों का जो है वर्गीकरण भी हमने कर दिया है। देखिए अध्याय 1 में क्या बताया गया है, इसमें धारा 1 से लेकर 3 तक है, प्रारंभिक है। क्या है? प्रारंभिक। अब बात ये आती है प्रारंभिक में, एक्चुअली में प्रारंभिक में है क्या, तो आपको बताना चाहता हूं कि जो प्रारंभिक है इसमें यह बताया जाता है कि इसमें मुख्य रूप से अधिनियम का संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ होने की तिथि और लागू होने के क्षेत्र अर्थात एप्लीकेशन के बारे में बताया जाता है। अर्थात ये बताता है कि अधिनियम को भारतीय न्याय संहिता अर्थात BNS 2023 कहा गया है। क्या कहा गया है? BNS 2023 कहा गया। ये कौन बताएगा? तो यह अध्याय 1 बताएगा। ठीक है, वहीं बात करें अध्याय 2 की, तो इसमें धारा 4 से लेकर आपकी 13 तक है। इसमें दंड के विषय में जितने भी चीजें हैं वो बताई गई हैं 4 से लेकर 13 तक। अध्याय 3 जो है प्यारे बच्चों, इसमें धारा 14 से लेकर 44 तक अर्थात सामान्य अपवाद निजी प्रतिरक्षा का अधिकार है। इसमें धारा जो है 34 से 44 तक जो है प्यारे बच्चों, जो इसमें प्यारे बच्चों जो निजी प्रतिरक्षा का अधिकार है वो धारा 34 से 44 तक है। ठीक है, कितना है? 34 से 44। और जो आपका सामान्य अपवाद है वो 14 से लेके 33 तक है। तो इस प्रकार से इसमें 2 पार्ट में ये डिवाइड है। कौन सा? अध्याय 3। अध्याय 4 की बात करें, अध्याय 4 तो ये धारा 45 से लेके 62 तक है। ठीक है, इसमें क्या है? उकसाने, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयास के संबंध में जितनी भी धाराएं लगेंगी वो सारी आपके अध्याय 4 के अंतर्गत लगेंगी। अब अध्याय 5 देखेंगे। देखिए अगर अध्याय 5 की बात करें तो धारा 63 से लेकर 99 तक अर्थात महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध। ठीक है, देखिए यौन अपराध की बात करें तो 63 से लेकर 73 तक है। महिलाओं के विरुद्ध आपराधिक बल और हमले की बात करें 74 से लेकर 79 तक। ठीक है, विवाह से संबंधित अपराध 80 से लेकर 87 तक। पहले जब हम धाराएं करेंगे तो संक्षिप्त में बताएंगे उसमें। ठीक है ना, अभी तो हम शॉर्ट में बात कर रहे हैं। फिर देखिए गर्भपात आदि का कारण बनना 88 से लेकर 99 तक है। ठीक है, वहीं बात करेंगे अध्याय 6 तो धारा 100 से लेकर 144 तक है। मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराधों के विषय में इसमें जो है डिटेल दी गई है, जिसमें की बात करें तो जीवन को प्रभावित करने वाले अपराध 100 से लेकर 113 तक है। चोट के बारे में 114 से 125 तक है। ठीक है, फिर वही बात करें तो गलत तरीके से रोकना, गलत तरीके से बंधक बनाना 126 से 136 तक है। वहीं अपहरण और गुलामी, जबरन काम करवाना अर्थात जबरन श्रम है, ये 137 से लेकर 146 तक है। अध्याय 7 जो है प्यारे बच्चों ये धारा 147 से 158 तक जाती हैं। राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में इसमें जो है धाराएं दी गई हैं। अगला देखिए धारा 8, धारा 159 से 168 तक है। इसमें सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में जानकारी दी गई है। अध्याय 9 में बात करें तो धारा 169 से 177 तक है। चुनाव से संबंधित अपराधों के विषय में इसमें चर्चा की गई है। बात समझ में आ गई होगी। चलिए देखिए बात करेंगे अध्याय 10 की, तो धारा 178 से 188 तक। देखिए इसमें सिक्कों, बैंक नोटों, करेंसी नोटों और जो जितने भी सरकारी टिकटों से संबंधित अपराध विषय में, जैसे मतलब कोई आदमी नकली नोट छापने का काम घर पे कर रहा है तो ये समझ लो कि अध्याय 10 का विषय और धारा 178 से 88 तक काम करेंगे। ठीक है, 188 तक। अध्याय 11 तो धारा 189 से 197 तक। देखिए सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध। ठीक है, कोई आदमी अगर सार्वजनिक स्थल पर कोई दबंगाई दिखाता है या कोई गलत काम करता है तो अध्याय 11 का विषय है। अध्याय 12 पे बात करें तो धारा 198 से 205 तक लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के संबंध में। कहने का मतलब है अगर कोई आदमी गवर्नमेंटेड जॉब में है उसके बावजूद वो गलत कार्य कर रहा है तो अध्याय 12 का विषय है। बात करें अध्याय 13 का तो धारा 206 से 226 तक लोक सेवकों के वैध प्राधिकार के अवमानना करना। ठीक है, अध्याय 14 धारा 227 से 269 तक झूठे साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराध। मतलब आप अगर कहीं झूठे साक्ष्य प्रस्तुत करते हो तो उसके लिए यहाँ पर सजा दी जाएगी। अध्याय 15 प्यारे बच्चों धारा 270 से 297 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा, विश्वास, शालीनता और नैतिकता को प्रभावित करने वाले अपराधों के संबंध में इसमें वर्णन किया गया है।
अध्याय 16 जो है पहले जो इसमें धारा 298 से 302 तक है। धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में इसमें जो है चर्चा की गई है। देखिए बात करेंगे अध्याय 17 की, तो धारा 303 से 334 तक। देखिए इसमें संपत्ति के विरुद्ध अधिकार हैं, ठीक है। कैसे? जैसे चोरी का वर्णन जो किया गया चोरी के विषय में 303 से 307 तक, जबरन वसूली 308, ठीक है। लूट और डकैती के विषय में 309 से 313 तक, संपत्ति के आपराधिक दुरुपयोग के संबंध में 314 से 315, आपराधिक अविश्वासघात के 316, चोरी की संपत्ति प्राप्त करने के संबंध में 317, धोखाधड़ी के विषय में 328 319, मूल विलेख और संपत्ति का निपटान जो है वो 320 से आपका 323 तक, शरारत के विषय में 324 से 328 तक, आपराधिक अतिचार के विषय में पहले जो 329 से 334 तक। तो ये रहे अध्याय 17 के विषय, जो इतने आपको इसमें टॉपिक देखने को मिलेंगे। बात करें अध्याय 18 की, तो पहले जो धारा 335 से 350 तक अर्थात 350 तक। देखिए दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों से संबंधित अपराधों के विषय में इसमें वर्णन किया गया है। दस्तावेजों की संख्या 335 से 344 तक, संपत्ति चिन्हों की संख्या पर जो आपकी जो है 345 से 350 तक, ठीक है। चलिए बात करेंगे अध्याय 19 धारा 351 से 356 तक। इसमें जो है आपराधिक धमकी, अपमान करना किसी का, जिसे मान हानि का दावा बोलते हैं, परेशानी और मान हानि आदि इसमें आते हैं, ठीक है। अपमान अगर आप किसी को का करते हो तो एक अपमान हुआ, एक मान हानि। मान हानि में आप केस लगा सकते हो कि हमारा इतने रुपए का जो है नुकसान हो चुका है और इनकी वजह से हो चुका है, ठीक है। फिर देखिए धमकी है, अपमान, झुंझलाहट 351 से 355 तक। मान हानि मुख्य रूप से 356 में है। असहाय व्यक्ति की देखभाल करने और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के अंबन का उल्लंघन करता तो उसमें 357 नंबर की धारा लगेगी। प्यारे बच्चों आखिरी जो है वो अध्याय 20 जो है अर्थात 20 जो है, ये धारा 358 इसे निरसन और बचत के लिए रखा गया है। भविष्य में अगर कोई प्यारे में जो 358 जो है मैं आपको मुख्यतः बताता हूं कि ये जो है एक उपधारा है, एक में जो है स्पष्ट रूप से कहता है कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी को पूरी तरह से निरस्त किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि अब आईपीसी का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहेगा और उसके स्थान पर जो है प्यारे जो आपका बीएनएस 2023 लागू हो गया। कौन सा? तो आप कहोगे कि साहब बीएनएस 2023 क्या हो गया? लागू हो गया। जो अब आगे हम एक एक करके सभी धाराएं पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों ये बात आपको बहुत ही परफेक्टली तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए प्यारे बच्चों शुरुआत करते हैं। देखिए बीएनएस की धारा 1 क्या कहती है? धारा पहली क्या कहती है? संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ। इसमें आपको मैं बताना चाहता हूं कि एक्चुअली है क्या, ठीक है। तो ये धारा बताती है, धारा पहली, कि इस कानून को भारतीय न्याय संहिता 2023 द्वारा लागू किया जाता है। किसके द्वारा? 2023 द्वारा जो है लागू किया जाता है। ये कौन बताती है? धारा 1 बताती है। प्लस ये भी कहती है ये भारत के पूरे क्षेत्र में लागू होगी। इसकी शुरुआत की तारीख केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा तय करेगी, ठीक है। उदाहरण के तौर पर मान लो सरकार इस कानून को 1 जुलाई 2024 को से लागू करने का निर्णय लिया था, ठीक है। कब? 1 जुलाई 2024। ये आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कब? तो 1 जुलाई 2024 से लागू करने का निर्णय लिया था। तो इस तारीख के बाद किए गए सभी अपराध इसी कानून के अनुसार देखे जाएंगे, ना कि पुराने भारतीय दंड संहिता अर्थात 1860 आईपीसी के अनुसार। तो ये समझ में आ गई होगी आपको धारा पहली। बात करेंगे बीएनएस की धारा दूसरी, ठीक है। दूसरी धारा क्या कहती है? परिभाषाएं, ठीक है। देखिए इसमें जो वर्णन किया गया है वो किया गया है व्यक्ति, सरकार, लोक सेवक, न्यायालय, अपराध, दस्तावेज, संपत्ति, बालक, महिला, पुरुष, जीव जंतु, सभी के लिए ये काम करेगा। कौन सा? तो जो परिभाषाएं दी गई हैं वो सबके लिए दी गई हैं, ठीक है। मैंने आपको जितने गिना दिए कि व्यक्ति है, सरकार है, लोक सेवक है, न्यायालय है, अपराध है, दस्तावेज है, संपत्ति है, बालक है, महिला है, पुरुष है, जीव जंतु। जैसे व्यक्ति कोई भी इंसान या कानूनी रूप से मान्य संस्था जैसे कंपनी, संगठन है, उनके लिए बनाया गया है। फिर देखिए सरकार में भारत सरकार हो या राज्य सरकार, उनके लिए भी है, ठीक है। तो उन सब की यहाँ पर जो है परिभाषाएं दी गई। यहाँ जीव जंतु से, मानव से भिन्न कोई जीवित प्राणी जो है उस सब के लिए जो है लागू करता है, ठीक है। फिर देखिए बात करेंगे धारा 3 में सामान्य स्पष्टीकरण और अभिव्यक्तियां, अर्थात आप क्या कह सकते हो?
ये कह सकते हो कि साधारण अपवाद लागू होंगे। जैसे हर अपराध और दंड साधारण अपवाद के अधीन होंगे, भले ही इसे परिभाषा में ना दोहराया गया हो। उदाहरण कह सकते हो कि 7 साल से कम उम्र के बच्चे द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, परिभाषाएं की बात करें समान रूप से लागू होंगी। संहिता में जहां भी कोई परिभाषा दी गई है वह पूरे कानून में उसी अर्थ में ली जाएगी। ठीक है, संपत्ति का कब्जा, अगर किसी की संपत्ति उसकी पत्नी, लिपिक या सेवक के पास है तो उसे उसी व्यक्ति के कब्जे में माना जाएगा। ठीक है, अवैध लोभ भी जो है अपराध हो सकता है। कहने का मतलब किसी को जानबूझकर खाना न देना और उसकी मृत्यु कराना भी हत्या मानी जाएगी। ठीक है, अपराध में सहयोग करने वाला भी दोषी होगा। कोई व्यक्ति यदि अपराध में सहायता करता है तो वह भी दोषी माना जाएगा, भले ही उसने सीधा अपराध ना किया हो। ऐसी चीजें जो है आपके धारा 3 में रखी गई हैं। धारा 4 देखिए, जिसमें हम बताएंगे दंड के बारे में। ठीक है, देखिए दंड की अगर बात करें प्यारे बच्चों, दंड की अगर मैं बात करूं तो एक बात ध्यान रखना, आप क्या ध्यान रखोगे कि जो है जैसे एक तो हो गया मृत्यु दंड, ठीक है, एक हो गया आजीवन कारावास, एक हो गया सामुदायिक सेवा वाला, एक हो गया संपत्ति की जब्ती और एक हो गया आपका अर्थदंड। अर्थदंड भी है, अर्थात अपराध की गंभीरता के अनुसार जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये दंड के प्रकार हो गए। ठीक है, धारा जो है आपकी प्यारे बच्चों 5 है। कौन सी है ये? 5 धारा है ये वाली। ठीक है, मौत या आजीवन कारावास की सजा को कम करना। धारा 5 क्या कहती है कि मौत या आजीवन कारावास की सजा को कम करना, अर्थात आप कह सकते हो कि दंड का लघुकरण। ठीक है, क्या कह सकते हो? लघुकरण भी जो है इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। देखिए, कम करने के बारे में अगर मैं बात करूं तो जो हमारी सीआरपीसी है उसमें जो बताया गया था वो धारा 474 थी। कौन सी धारा थी? 474 थी, जो बताती थी। ठीक है, एक बात ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए इसमें 2 प्रकार से माफी मिल सकती है। एक तो प्यारे बच्चों आपको केंद्र दे सकता है, एक कौन दे सकता है? केंद्र, और एक दे सकता है राज्य, बशर्ते दोनों का मैटर अलग होना चाहिए। जैसे बात करूं अगर केंद्र के पास कौन सी शक्ति है? अपराध मृत्यु दंड से संबंधित है। दूसरा, अपराध किसी ऐसे कानून का उल्लंघन करता है जिस पर संघ सरकार को कार्यपालिका की शक्ति प्रदान है, तो ये तो केंद्र के अंतर्गत जाएगा। ठीक है, राज्य की बात करें तो प्यारे बच्चों राज्य सरकार यदि अपराध किसी ऐसे कानून का उल्लंघन करता है जिस पर राज्य सरकार को कार्यपालिका शक्ति प्रदान है। ठीक है, दूसरी, अपराधी को उसी राज्य में दंडित किया गया है। तीसरा, दंड चाहे मृत्यु दंड हो या ना हो, राज्य सरकार इसे कम कर सकती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यदि मामला केंद्र के विषय से संबंधित है तो केंद्र सरकार, और यदि मामला राज्य से संबंधित है तो आपका राज्य सरकार दंड में कमी कर सकती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बीएनएस की धारा 6 क्या कहती है? जो आपकी धारा 6 है वो सजा की शर्तों के अंश लागू करती है। ठीक है, कहने का मतलब है धारा 6 में दंड अवधि की गणना की जाएगी। सही है, इस धारा के अनुसार जब दंड की अवधि की गणना करनी है और कोई अन्य विशेष नियम ना हो तो आजीवन कारावास 20 वर्ष का कारावास माना जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आजीवन कारावास केवल 20 वर्ष तक ही सीमित होगा, बल्कि जहां गणना की जरूरत होगी वहां इसे 20 वर्षों के बराबर भी माना जा सकता है। ठीक है, अब एक उदाहरण के तहत ऐसे समझ सकते हो, जैसे पुत्तन लाल को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी। अब जब सजा की गणना करनी होगी तो उसके अच्छे व्यवहार पर रिहाई के लिए भी की जा सकती है, तो इसे 20 साल के कारावास के बराबर माना जाएगा। ठीक है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि राम सिर्फ 20 साल जेल में रहेगा। आजीवन कारावास मतलब पूरी जिंदगी जेल में रहना हो सकता है, लेकिन गणना के लिए इसे 20 साल माना जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बात करेंगे प्यारे बच्चों आगे अगर मैं कहूं तो देखिएगा बीएनएस की धारा 7 क्या कहती है? कौन सी? बीएनएस की धारा 7, अर्थात सजा कारावास के कुछ मामलों में पूरी तरह यह आंशिक रूप से कठोर या सरल हो सकती है। ठीक है, कैसे? देखिए, ये जो है ये धारा न्यायालय को यह अधिकार देती है कि वह किसी अपराधी को कारावास की किस प्रकार की सजा दी जाएगी ये तय कर सके। ये प्रावधान के तहत न्यायालय को लचीलापन दिया गया है। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लो यदि कोई अपराध कठिन या साधारण कारावास दोनों में से किसी एक से दंडनीय है तो न्यायालय को यह निर्णय लेने का अधिकार है कि पूरा कारावास कठिन होगा या पूरा वास साधारण होगा, कुछ समय कठिन कारावास और बाकी जो है साधारण कारावास होगा, ये बताता है। ठीक है, धारा 8 क्या कहती है आप ये समझिए। देखिए धारा 8 कहती है कि जुर्माने की राशि, जुर्माने के भुगतान में चूक की स्थिति में दायित्व आदि जो है आपके धारा 8 में आते हैं। ये जुर्माना है प्यारे बच्चों, क्या है? जुर्माना है। सही। एक बात समझिएगा ऐसे
यदि किसी अपराध के लिए जुर्माना की अधिकतम राशि का उल्लेख नहीं है तो वह सीमित नहीं होगी, लेकिन अनुचित रूप से अत्यधिक भी नहीं ली जा सकती। न्यायालय ये तय कर सकता है कि अपराधी को केवल जुर्माना देना चाहिए या कारावास और जुर्माना दोनों देने चाहिए। ठीक है, यदि अपराधी जुर्माना नहीं भरता तो उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा, मतलब कारावास में वो ज्यादा समय के लिए रहेगा। ठीक है, ये अतिरिक्त कारावास उस कारावास से अलग होगा जो उसे अपराध के लिए दिया गया है। ठीक है, यह अवधि उस अपराध की अधिकतम कारावास अवधि के 1/4 से अधिक नहीं होनी चाहिए। कितनी? 1/4 से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। अगर कोई अपराधी जुर्माना नहीं भरता तो न्यायालय उसे ऐसे ही प्रकार की सजा कारावास दे सकता है जो उस अपराध के लिए पहले से ही निर्धारित की गई हो। बात करेंगे धारा 9 की, कई अपराधों से बने अपराध की जो है सजा की सीमा। ठीक है, इसमें पीछे वाले में अर्थात धारा 8 में एक बात और समझ लेना बढ़िया तरीके से, क्या कि अगर जुर्माना चुका दिया जाए, मान लो जुर्माना चुका दिया जाए, तो यदि अपराधी जुर्माना चुका देता है तो उसे कारावास से तुरंत मुक्त कर दिया जाएगा। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यदि उसने आंशिक जुर्माना चुकाया है तो जेल की अवधि भी अनुपातिक रूप से कम हो जाएगी, ये ध्यान रखना है आपको। एक बात ध्यान रखना, जैसे एक चीज और भी है धारा 8 में, क्या है कि 5,000 रुपए तक का जुर्माना, अधिकतम 2 महीने की जेल। अगर आप मतलब जैसे 2 महीने की जेल नहीं काटना चाहते हो और तो जुर्माना आप 5,000 रुपए दे सकते हो। ठीक है, अगर 10,000 का जुर्माना आप नहीं देते हो तो 4 महीने की जेल। अगर 10,000 का जुर्माना अधिक लगा दिया गया है आपके ऊपर या 10,000 से अधिक का जुर्माना है तो आपको अधिकतम 1 साल की जेल हो सकती है, ये ध्यान रखना। यदि मान लो एक व्यक्ति है और उसको 100 रुपए का जुर्माना और 4 महीने की जेल सजा दी जाएगी 100 रुपए पे, आप ये समझ लो, वो निकाल लेना हिसाब किताब। मैंने क्या बता दिया, 5,000 रुपए का जुर्माना, 5,000 रुपए का जुर्माना जहां है तो वहां पर ये समझ लो 2 माह की जेल है। कितनी? 2 माह की जेल। सही है, तो ये आपको ध्यान रखना है। धारा 9 की बात करेंगे तो 9 में मैंने आपको बताया कई अपराधों से बने अपराध की सजा की सीमा, अर्थात यदि किसी अपराध में कई छोटे अपराध शामिल हैं तो अपराधी को हर छोटे अपराध के लिए अलग अलग सजा दी जाएगी जब तक कि ऐसा स्पष्ट रूप से कानून में ना लिखा हो। अगर एक ही कृत्य अलग अलग परिभाषाओं में अपराध के रूप में आता है तो सबसे अधिक सख्त सजा दी जाएगी, परंतु उसे हर अपराध के लिए अलग अलग सजा नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, धारा 10वीं देखिए क्या कहती है। धारा 10 कहती है कई अपराधों में से किसी एक के दोषी व्यक्ति को सजा, निर्णय ये बताता है कि ये किससे संबंधित है। ठीक है, समझिएगा ऐसे, अगर कोई व्यक्ति कई अपराधों में से किसी एक का दोषी है, मान लो अपराध बहुत सारे कर दिए लेकिन क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वो यार कौन से अपराध में दोषी है। ठीक है, मैंने क्या कहा, अगर कोई व्यक्ति कई अपराधों में से किसी एक का दोषी है लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि किसका, ठीक है, तो उसे उस अपराध की न्यूनतम सजा मिलेगी, अर्थात कम से कम सजा मिलेगी जिसके लिए सबसे कम दंड निर्धारित किया गया हो। अगर किसी व्यक्ति पर हत्या का केस लगा हुआ है, अर्थात एक धारा 101 की बात होती है किसमें, हत्या में। अगर मैं कहूं कि गैर इरादतन हत्या है तो वो धारा 103 में है। कहने का मतलब अगर गैर इरादतन हत्या में से किसी एक का दोष है लेकिन यह सुनिश्चित नहीं है कि उसने कौन सा अपराध किया है। ठीक है, मतलब एक तो हत्या हो गई, ये वाली हत्या हो गई, ये गैर इरादतन हत्या हो गई, पर पता नहीं है, ठीक है, सुनिश्चित नहीं है कि उसने कौन सा अपराध किया, तो उसे इन दोनों में से किसी एक अपराध की अधिकतम सजा दी जा सकती है। बात समझना आप। बात करेंगे प्यारे बच्चों, बात करेंगे जो आपका धारा 11 है। ठीक है, कौन सी? धारा 11 है, अर्थात एकांत कारावास। आज के जमाने में एकांत कारावास ये बहुत ही बड़े दुर्भाग्य की बात है। कहने का मतलब है, एकांत कारावास का मतलब ये हो जाता है कि कैदी को एक कमरा ही मिलेगा, उसमें कोई दूसरा कैदी नहीं होगा, तो वो एकांत कारावास कहलाता है। यदि न्यायालय किसी अपराधी को कठिन कारावास की सजा देता है तो कुछ समय के लिए उसे एकांत कारावास में भी रखा जा सकता है। ये एकांत कारावास 3 महीने से अधिक का नहीं होगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो जो कैदी है वो डिप्रेशन में चला जाए और उसकी मौत डिप्रेशन से ही हो जाए। ठीक है, देखिए 6 महीने तक की सजा, अधिकतम 1 महीने का एकांत। अगर मान लो अगर किसी अपराधी को या किसी कैदी को आप ये मान लो कि 6 माह की सजा हो गई,
6 माह की सजा होगी तो उसे 1 वर्ष का एकांत मतलब सॉरी 1 महीने का एकांत कारावास दिया जाएगा। बात समझे? 6 महीने से 1 साल तक की सजा अधिकतम 2 महीने का, 1 साल से अधिक की सजा तो अधिकतम 3 महीने का एकांत कारावास का नियम है। ठीक है, बात करेंगे प्यारे बच्चों बीएनएस धारा 2 मतलब 12 की एकांत कारावास की सीमा निर्धारित करता है। ठीक है, अर्थात एक बार में 14 दिनों से अधिक एकांत परिरोध नहीं दिया जा सकता। हर एकांत परिरोध अर्थात जो एकांत परिरोध होता है के बीच में उतना ही समय का अंतराल होना चाहिए जितना समय अपराधी को एकांत में रखा गया है। ठीक है, यदि कुल कारावास 3 महीने से अधिक है तो हर महीने अधिकतम 7 दिन का ही एकांत परिरोध दिया जाएगा। ये भी जो है इसमें वर्णित है। तो 11-12 दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। देखिए धारा 13 मैंने नहीं ली है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। यदि कोई व्यक्ति बीएनएस के अध्याय 7 या 10 के तहत किसी अपराध में 3 वर्ष या अधिक के कारावास में दंडित हो चुका है तो आप ये कह सकते हो कि दूसरे अपराध के लिए उसे आजीवन कारावास या अधिकतम 10 वर्ष के कारावास की सजा दी जा सकती है। ये धारा 13 में है। धारा 16 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसार किया गया कार्य। कहने का मतलब आप ये समझ सकते हो कि धारा 16 में एक्चुअली में जैसे न्यायालय की बात की गई है। आप ये कह सकते हो यदि कोई व्यक्ति किसी न्यायालय के निर्णय या आदेश का पालन करता है तो वो अपराधी नहीं होगा। भले ही उस न्यायालय को ऐसा आदेश देने का अधिकार ना रहा हो लेकिन फिर भी उसने दे दिया और वो अगला आदमी जो कह दिया वो न्यायालय का पालन कर रहा है तो अपराधी नहीं है, क्योंकि उसको ये करने के लिए न्यायालय ने खुद बोला है। ये आवश्यक है कि आदेश मानने वाला व्यक्ति सद्भाव पूर्वक विश्वास रखता हो कि न्यायालय को ऐसा अधिकार था। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब बात करेंगे जो आपका धारा 18, धारा 17 ने इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, उसमें था विधिक अनुमति प्राप्त कार्य अपराध नहीं है। यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को इसलिए करता है क्योंकि जो है उसे विधि द्वारा उसकी अनुमति मिली है तो आप उसमें लगा सकते हो। ठीक है, 18 मैं बताना चाहता हूं आपको कि धारा 18 एक्चुअली क्या कहती है। वैध कार्य करते समय दुर्घटना, मान लो आप कोई कार्य कर रहे हो अर्थात दुर्घटना या दुर्भाग्यवश हुआ कार्य अपराध नहीं है। यदि कोई कार्य पूरी सावधानी और उचित सतर्कता के साथ किया गया हो लेकिन बिना किसी आपराधिक आशय या जानबूझकर गलती के वो अगर दुर्घटना हो जाए तो वह अपराध नहीं माना जाएगा। बशर्ते एक बात याद रखना। ठीक है, मान लीजिए कि एक आदमी है ए कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा है। ठीक है, अचानक कुल्हाड़ी का फलक अलग होकर उसके पास खड़े व्यक्ति बी को लग जाता है। ठीक है, ए लकड़ी काट रहा था और उसका फलक जो है उसी से निकल कर जो है आ जाता है और जो है किसको लग जाता है, बी को लग जाता है और बी की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में यदि ए ने पूरी सावधानी बरती थी फिर भी यह दुर्घटना हो गई तो वो अपराधी नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे पहले बच्चों फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, आगे आइए। चलिए फिर बच्चों बात करेंगे बीएनएस धारा जो है 21। सही है, 7 वर्ष से अधिक और 12 वर्ष से कम उम्र के अपरिपक्व समझ वाले बच्चों के कृत्य। कहने का मतलब है 7 से 12 साल के उम्र के बच्चों के कृत्य जो होंगे वो धारा 21 में आएंगे। आप ये कह सकते हो यदि कोई बालक 7 वर्ष से कम आयु का है और कोई कार्य करता है तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा, गलत कार्य करता है तो अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक बात ध्यान देना, मान लो ए एक बच्चा है। ठीक है, उसकी उम्र 10 साल की है, गलती से वो बी की खिड़की तोड़ देता है और यदि ये साबित होता है कि ए को समझ नहीं थी कि वह नुकसान कर रहा है तो ये अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, बात करेंगे धारा 22 की। मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति का कार्य। कहने का मतलब है किसी व्यक्ति के अंदर मतलब जो है कहते नहीं कि ये पागल है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति मानसिक रोग अर्थात इंसैनिटी के कारण ये समझने में असमर्थ है कि ये क्या कर रहा है, ये काम सही है या गलत है। ठीक है, तो उस हिसाब से धारा 22 लगेगी। धारा 23 की बात करें तो अपनी इच्छा के विरुद्ध नशे के कारण निर्णय लेने में असमर्थ व्यक्ति का कार्य। ठीक है, जैसे मान लो आपने ऐसा देखा होगा कि कोई व्यक्ति जिसने बहुत शराब पी रखी है और वो कोई ऐसा कार्य कर दे तो धारा 23 लगेगी। आप देखिए डी मान लो किसी कार्य को उसकी जानकारी के बिना डी एक व्यक्ति है और उसको उसकी जानकारी के बिना शराब पिला दी जाती है। ठीक है, और वह गाड़ी चलाते समय एक दुर्घटना कर बैठा। यदि ये साबित होगा कि डी को पता ही नहीं था कि उसे नशा दिया गया है
ठीक है, तो ये अपराध नहीं होगा। मान लो उसे जानकारी थी ही नहीं कि उसने शराब पी रखी है, वो पार्टी वार्टी में गया था, तो ऐसी स्थिति में जो है धारा 23 लगेगी। इच्छा के विरुद्ध, ठीक है, मैंने क्या लिखा है, इच्छा के विरुद्ध, तो धारा 23 आएगी। फिर देखिए धारा 24 क्या कहती है, नशा में धुत व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध। वहां क्या था, इच्छा नहीं थी फिर भी पिला दी गई, उसे मालूम भी नहीं था, ठीक है। और यहाँ क्या है, नशे में धुत व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध जिसके लिए किसी विशेष इरादे या ज्ञान की आवश्यकता होती है, ठीक है। ऐसा कह सकते हो, यदि कोई व्यक्ति स्वयं अपनी इच्छा से नशा करता है और कोई अपराध करता है तो वह अपराध के लिए वैसे ही उत्तरदायी रहेगा जैसे वह सामान्य अवस्था में होता है। केवल वही छूट मिलेगी जब नशा बिना जानकारी या इच्छा के किया गया हो, जो मैंने ऊपर बताया था। धारा 25 क्या कहती है, देखिए, सहमति से किया गया कार्य ना तो इरादा है और ना ही ये ज्ञात है कि इससे मृत्यु या गंभीर चोट लगने की जो है संभावना है। बेनेस की धारा जो है 26 क्या कहती है, कार्य का उद्देश्य मृत्यु कारित करना नहीं है, व्यक्ति के लाभ के लिए सद्भावना पूर्वक सहमति से किया गया हो, ठीक है। इसको ऐसे समझ सकते हो, मान लो एक डॉक्टर है, ठीक है, एक डॉक्टर है जो एक रोगी है और वो किसी की सर्जरी करता है, ठीक है। वह जानता है कि सर्जरी से मृत्यु की संभावना है, लेकिन वह केवल रोगी को ठीक करने के इरादे से ही ये कर रहा है। यदि रोगी की सहमति से ये सर्जरी की गई थी तो वो अपराधी नहीं है, और अगर जबरन सर्जरी कर दी गई तो वो अपराधी हो सकता है। ऐसी स्थिति में धारा 26 कार्य करेगी। धारा 27, देखिए, बच्चे या मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के लाभ के लिए अभिभावक की सहमति से या उसके द्वारा सद्भावपूर्वक किया गया जो है कार्य होगा। अगर और वो कार्य गलत है तो आप ये जो समझ लो कि धारा 27 लग जाएगी। देखिए धारा 28, कौन सी 28, डर या गलत फहमी के तहत दी गई सहमति। मान लो कि मैंने इसका ये काम नहीं किया तो हो सकता है कि ये मुझे जान से मार दे, ठीक है। ऐसी जगह आप धारा 28 का प्रयोग कर सकते हैं। धारा 32, ऐसा कार्य जिसके लिए कोई व्यक्ति धमकियों से मजबूर हो, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति किसी अवैध धमकी के कारण कोई कार्य करने के लिए मजबूर होता है तो वह दंडनीय नहीं होगा, ठीक है। एक व्यक्ति को बंदूक की नोक पर बैंक से पैसे निकालने के लिए मजबूर किया जाता है, किसी व्यक्ति को जान से मारने की धमकी देकर झूठा गवाह बनाने के लिए मजबूर किया जाता है तो वो अपराधी नहीं होगा। धारा 34, निजी रक्षा में किए गए कार्य, ठीक है। सामने से गोली मारता है और गोली मारने पर आपने क्या किया, उसे चाकू मार दिया, तो जब आपने चाकू मार दिया तो वो घायल हो गया। ऐसे में जो है वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता। कहने का मतलब है अपराध तो प्यारे बच्चों सारे आते हैं, अपराध तो सारे हैं। ऐसा नहीं है कि उससे चाकू लग गया तो उसे सजा नहीं होगी, लेकिन उसमें थोड़ी सी रियायत मिल जाएगी, ठीक है। देखिए बात करेंगे धारा 35, शरीर और संपत्ति की निजी सुरक्षा का अधिकार। देखिए अपने शरीर और संपत्ति की निजी सुरक्षा का अधिकार सबके पास है। मान लीजिए यदि कोई लुटेरा हमला करता है तो व्यक्ति को उसे रोकने और अपने बचाव के लिए बल प्रयोग करने का अधिकार है। कोई व्यक्ति आप अपनी संपत्ति को लूटने से बचाने के लिए उचित बल का उपयोग कर सकता है, ये जो है अधिकार धारा 35 देती है। धारा 36, देखिए, मानसिक बीमारी आदि से पीड़ित व्यक्ति के कृत्य के खिलाफ निजी बचाव का अधिकार भी जो है मनुष्य को है। कहने का मतलब कोई व्यक्ति अगर पागल है और वो आपके ऊपर ईंट फेंक कर मार रहा है तो आपके पास उससे बचाव के लिए अधिकार है, ठीक है। धारा 37, ऐसे कार्य जिनके विरुद्ध निजी बचाव का कोई अधिकार नहीं है, ऐसे कार्य जो जिनके विरुद्ध निजी बचाव का अधिकार नहीं है। ध्यान रखना, ऊपर मैंने क्या बताया कि निजी बचाव का अधिकार है, लेकिन यहां क्या कह रहा हूं कि निजी बचाव का कोई अधिकार नहीं। कैसे? कुछ परिस्थितियों में निजी बचाव का अधिकार लागू नहीं होता, जैसे कि यदि हमला करने वाला व्यक्ति कानून के तहत अधिकृत हो। मान लो आप एक बात बताओ, जैसे आपने कहीं कोई गलती कर दी या गलती नहीं भी की और पुलिस जो है आपके सामने रिवॉल्वर लगा के कहती कि आप अपने हाथ खड़े कर लो, हम आपको गिरफ्तार करना चाहते हैं। अब आपको लग रहा है कि वो गोली चला देगा, आपने जो ईंट उठा के उसके सर पे मार दी, तो वो अपराध है, ठीक है, क्योंकि ये उसका अपवाद है, ठीक है। तो इस प्रकार आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए धारा 41 क्या कहती है, धारा 41 क्या कहती है, जब संपत्ति की निजी रक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तारित हो। कहने का मतलब है आप ऐसा कह सकते हो, यदि कोई व्यक्ति किसी गंभीर अपराध जैसे डकैती, लूट, गृह भेदन या आगजनी के लिए संपत्ति पर हमला करता है तो मालिक घातक बल का उपयोग कर सकता है। यदि कोई डाकू घर में घुसकर लूटपाट कर रहा है और जीवन के लिए खतरा पैदा कर रहा है तो उसे मारना वैध हो सकता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। देखिए धारा 45 क्या कहती है, धारा 45 जो है एक होता है दुष्प्रेरक। क्या होता है? दुष्प्रेरक, ठीक है, प्रेरक।
और एक होता है दुष्प्रेरण। अगर दुष्प्रेरक की बात करूं तो धारा 45, और दुष्प्रेरक मतलब दुष्प्रेरण ऊपर वाली क्या है, दुष्प्रेरण, ऊपर वाली दुष्प्रेरण है, क्या है, तो ऊपर वाली हो गई आपकी दुष्प्रेरण और नीचे वाली क्या है, दुष्प्रेरक। ठीक है, उस दुष्प्रेरण का मतलब किसी चीज के लिए किसी को उकसाना। मान लो 4 लोग आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, एक 5वां व्यक्ति वहां पर खड़ा है और वो उससे कहता है कि मार 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 ना, तुझे गाली दी इसने, मार। अब वो ऐसी स्थिति में वो मार तो नहीं रहा, लेकिन वो क्या कर रहा है, उकसा रहा है उसे, मारने के लिए उस उकसा रहा है। ऐसी स्थिति में जो उकसा रहा है वो व्यक्ति भी अपराधी माना जाएगा और धारा 45 उसके खिलाफ भी लगा दी जाएगी। और दुष्प्रेरक का मतलब वो खुद ना करके, मतलब वो खुद प्रेरणा ना देके वो खुद उस कार्य को कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, दुष्प्रेरक कहलाएगा। बात समझ आ गई। 46 देखिए, 46 समझ में आ गई कि नहीं। 47 देखो, 47 क्या कहता है, भारत के बाहर अपराधों के लिए उकसाना। ठीक है, भारत में रहकर भारत के बाहर अपराध करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाना। देखिए, यदि भारत में कोई व्यक्ति भारत के बाहर अपराध करने के लिए उकसाता है तो उसे इस कानून के तहत दंडित किया जा सकता है। जैसे भारत में बैठा कोई व्यक्ति विदेश में हत्या करवाने की साजिश करता है तो भारतीय कानून के तहत उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। 49 की बात करें, 49 की, यदि दुष्प्रेरित कार्य परिणाम स्वरूप किया जाता है और जहां इसकी सजा के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया तो दुष्प्रेरण की सजा उस पर लागू होगी। ठीक है, जैसे मान लो ए बी को झूठी गवाही देने के लिए उकसाता है, बी इस उकसाने के कारण झूठी गवाही दे देता है, इसलिए ए भी उतना ही दोषी है जितना बी, और उसे वही सजा मिलेगी जो बी को मिलेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर बात करें धारा 54, जब अपराध किया जाता है तो दुष्प्रेरक उपस्थित हो। जब अपराध किया जाता है तो दुष्प्रेरक उपस्थित हो। अगर मान लो अपराध हो रहा है और वहां पर दुष्प्रेरक उपस्थित है तो वो भी अपराधी माना जाएगा। जैसे ए बी को हत्या के लिए उकसाता है और खुद वहां मौजूद रहता है, ए भी हत्या के लिए दोषी होगा और बी भी हत्या के लिए दोषी होगा। ठीक है, देखिए धारा 55, धारा 55 क्या कहती है प्यारे बच्चों, मौत या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध के लिए उकसाना। ठीक है, तो धारा 55, अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य को ऐसा अपराध करने के लिए उकसाता है जो मौत या आजीवन कारावास की सजा के योग्य है लेकिन वह अपराध वास्तव में नहीं किया जाता तो उसे अधिकतम 7 साल की जेल या जुर्माने की सजा हो सकती है। ठीक है, अगर उकसाने के कारण कोई ऐसा कार्य हो जाता है जिससे किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचता है तो उकसाने वाले व्यक्ति को अधिकतम 14 साल की जेल और जुर्माने की सजा हो सकती है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, धारा 56 क्या कहती है, धारा 56, कारावास से दंडनीय अपराध के लिए उकसाना। अब मान लीजिए कि यदि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए किसी अन्य को उकसाता है लेकिन वह अपराध वास्तव में नहीं किया जाता उसके द्वारा, लेकिन दूसरे के द्वारा करवा दिया जाता है, और वो पेरेंट जो आपका कहां बैठा हुआ है, जेल में बैठा हुआ है। ठीक है, कहां बैठा हुआ है, जेल में। दूसरे उदाहरण से आप ऐसे समझ सकते हो कि यदि ए एक पुलिस अधिकारी है जिसका काम लूट को रोकना है लेकिन वह किसी को लूट करने के लिए उकसाता है और लूट वास्तव में नहीं होती, तब भी ए को लूट के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा जो सजा की सीमा होगी उसके आधे समय तक के लिए जेल में और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। जेल में भी रहेगा आधे समय के लिए, जितनी सजा होगी उसके आधे समय के लिए, और जुर्माना भी लगाया जाएगा। ठीक है, फिर देखिए बात करेंगे धारा 57 पे। जो धारा 57 जो है आपकी, जनता या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध करने के लिए उकसाना। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए 20 लोगों को दंगा करने के लिए उकसाता है, ए को भी दंगे के अपराध में दंडित किया जाएगा। जैसे नेता कहीं खड़ा होकर भाषण दे रहा है, वहां पर 20 लोग हैं और वो कहता है कि अरे ये काम बहुत गलत हो गया और हमें अब जो है गाड़ियों में तोड़ फोड़ करनी चाहिए, तो इसके लिए केवल वो 20 लोग अपराधी नहीं है बल्कि नेता को भी जो है सजा दी जाएगी। ठीक है, धारा आपकी 58 क्या कहती है, मौत या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की योजना को छिपाना जो है ये भी एक अपराध की श्रेणी में रखा गया है। जैसे मान लो एक व्यक्ति को पता चलता है कि दूसरा व्यक्ति जो है हत्या की योजना बना रहा है लेकिन वह इसे छिपाता है तो जो पहला व्यक्ति है उसे भी सजा मिलेगी। ठीक है, देखिए धारा 61, आपराधिक साजिश। यदि कोई व्यक्ति आपराधिक साजिश करता है, ठीक है, आपराधिक साजिश करता है और उसका भांडाफोड़ हो जाता है तो वो भी अपराधी माना जाएगा। जैसे ए और बी मिलकर एक बैंक लूटने की योजना बनाते हैं, भले ही वे इस अंजाम में
ना दे पाए लेकिन कोशिश तो की, फिर भी उन्हें दंडित किया जाएगा। ठीक है, मतलब आप उस काम में सक्सेस नहीं पा पाए लेकिन पकड़ गए, फिर भी आपको दंडित किया जाएगा। ऐसा नहीं कि हमने तो चोरी की ही नहीं, हमने तो केवल कोशिश की थी। ठीक है, अब धारा 62 क्या कहती है? आजीवन कारावास। आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराध करने का प्रयास करने के लिए सजा। कहने का मतलब है ए बी को मारने की कोशिश करता है लेकिन असफल रहता है। ठीक है, तो ए को हत्या, जो ए है, ए को हत्या के प्रयास की सजा जरूर मिलेगी। ठीक है, मतलब हत्या के प्रयास की सजा मिलेगी। वहां तो चोरी का मामला था, चलो ठीक है, तो चोरी जैसी सजा, और यहाँ हत्या का प्रयास किया गया तो हत्या जैसी सजा मिलेगी। ठीक है, अब देखिए पहले जो बात करेंगे, अब बात करेंगे धारा 63। धारा 63 क्या कहती है? तो आप समझ लीजिएगा, धारा 63 जो है ये अध्याय 5 के अंतर्गत आता है, महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध। धारा जो है 63 से लेकर इसमें 99 तक वर्णित है। ठीक है, तो धारा 63 की बात करें तो ये इसमें बलात्कार आता है। ठीक है, बलात्कार अर्थात रेप जिसे कहते हो। धारा 64 जो है बलात्कार के लिए सजा है। ठीक है, क्या है? धारा 64 में बलात्कार के लिए सजा है। कहने का मतलब है, देखिए बीएनएस की धारा 64 के अंतर्गत बलात्कार की सजा थी, यदि कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ उसकी सहमति के बिना शारीरिक संबंध बनाता है तो बलात्कार माना जाएगा। इस अपराध के लिए धारा 64 के तहत कठोर दंड का प्रावधान है। और फिर जो इसमें जो है ना 2 प्रकार के दंड हैं। कितने प्रकार के दंड हैं? 2 भागों में दंड को बांटा गया है। तो देखिए इसमें बलात्कार की जो है 2 सजाएं बताई गई हैं। कौन कौन सी? पहली तो जो है आपकी बलात्कार की जो है बीएनएस सेक्शन जो है 64 का 1, इसमें 64 का 1 है और एक 64 का 2 है। तो 64 के 1 में देखिए इसमें अपराधी को कठोर कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 64 के 1 में 64 2 समझिए, इसमें गंभीर परिस्थितियों के लिए किए गए बलात्कार के लिए अधिक कठोर सजा का प्रावधान है। इसमें वे अपराध शामिल हैं जो सताने से हो गए विश्वास या अधिकार के दुरुपयोग में किए गए हों। ठीक है, और 64 के 2 में एक बात और है कि पुलिस अधिकारी द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करके बलात्कार अगर किया जाता है तो उसमें पुलिस अधिकारी भी जो है दंडित किया जाएगा। ठीक है, देखिए धारा 66 क्या कहती है? धारा 66, धारा 65 मैंने इसमें नहीं नोट डाउन किया, आप ऐसे समझ सकते हो कि धारा 65 जो है कुछ मामलों में बलात्कार के लिए सजा 20 वर्ष से आजीवन तक है। कहने का मतलब विशेष परिस्थितियों में, जैसे कि पीड़िता नाबालिग हो, 16 वर्ष से कम हो या अपराध जघन्य हो, सजा और भी कठोर हो सकती है। उदाहरण, यदि बलात्कार किसी बच्ची के साथ किया गया हो तो अपराधी को मृत्युदंड तक दिया जा सकता है। ठीक है, अगर बात करें जैसे धारा 66 की, मौत का कारण बनने या पीड़ित की लगातार क्षीण अवस्था के लिए सजा का प्रावधान है। ठीक है, 66 में यदि बलात्कार के कारण पीड़िता की मृत्यु हो जाती है या वह गंभीर रूप से बीमार हो जाती है, ठीक है, तो अपराधी को अधिक कठोर सजा दी जाएगी जो 20 वर्ष से आजीवन मृत्यु होने तक की भी हो सकती है। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। बात करेंगे बीएनएस की धारा जो है आपकी 67 अर्थात 67, अलगाव के दौरान पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ या अधिकार प्राप्त व्यक्ति द्वारा संभोग करना। ठीक है, मान लीजिए ऐसा कि ए ने या ए की पत्नी ने तलाक की कार्रवाई शुरू कर दी है, फिर भी ए जबरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश करता है तो ये भी अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। धारा 70 जो है ये सामूहिक बलात्कार को बताता है। क्या बताता है? सामूहिक बलात्कार, अर्थात आप कह सकते हो कि ये गैंग रेप को दर्शाता है। यदि 2 या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ मिलकर किसी महिला से बलात्कार करते हैं तो ये सामूहिक बलात्कार माना जाएगा। इसके लिए कठोर दंड का प्रावधान है और इसमें जो है 20 वर्ष की सजा है। कितनी सजा है? 20 वर्ष की सजा है और उसके साथ जुर्माने की राशि भी देनी होगी। यदि 3 लोगों ने मिलकर किसी महिला का बलात्कार किया तो भी जो है तो सभी को आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा मिल सकती है। ठीक है, देखिए धारा 73 क्या कहती है? न्यायालय की कार्रवाई से संबंधित किसी भी सामग्री को बिना अनुमति के छापना या उसे प्रकाशित कर देना। जैसे मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति के किसी मामले की संवेदनशील जानकारी प्रकाशित करता है तो ये अपराध होगा और इसमें जो है सजा 2 साल के लिए। कितनी सजा है? तो प्यारे बच्चों इसमें सजा का जो प्रावधान है वो 2 साल के लिए है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। कोर्ट में चल रहे मान लो एक बलात्कार के मामले की गोपनीय जानकारी को इन सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया तो ये अपराध माना जाएगा और धारा 73 के तहत उस पर मुकदमा चला दिया जाएगा। धारा 74 समझ लो। धारा 74 देखिए, धारा 74 क्या कहती है? वो कहती है कि महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या बल का प्रयोग कर देना। ठीक है, मान लीजिए कि कोई महिला है
या ऐसा मान लो ए ने बी का कपड़ा खींचकर उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित किया, तो ये अपराध होगा। इसमें 1 से जो है 1 से 5 साल तक की 1 से 5 साल तक की सजा मिल सकती है, ठीक है। फिर देखिए धारा 75 यौन उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न के लिए सजा जो है धारा 75 में वर्णित है, ठीक है। कहने का मतलब है यदि कोई व्यक्ति किसी महिला का यौन उत्पीड़न करता है, जैसे अनुचित स्पर्श, अश्लील टिप्पणी, सेक्स के लिए प्रपोजल, तो उसे सजा दी जाएगी, ठीक है। और इसमें जो है 1 से 3 साल तक की है, कितनी है 1 से 3 साल तक की सजा है, और प्लस इसमें जुर्माना लगाया जा सकता है। धारा 76 जो है महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, तो आप ऐसा कह सकते हो कि धारा 76 के तहत मुकदमा लिख लिया जाएगा। धारा 76 में क्या है कि यदि ए ने किसी महिला के कपड़े फाड़ने की कोशिश की तो उसे कठोर सजा दी जाएगी, ठीक है। फिर देखिए 77 में ये जो है धारा 77, इसमें जो है ताक झांक है, ठीक है। क्या है इसमें धारा 77 में, तो ताक झांक के लिए जो है ये बताता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी महिला के निजी पलों की वीडियो बना लेता है या झांकता है तो ये अपराध होगा। और फिर जो इसमें ताक झांक वाले में 3 से 7 साल के लिए 3 से 7 साल के लिए जो है सजा हो सकती है। धारा 78 इसमें आता है पीछा करना। धारा 78 यदि कोई व्यक्ति किसी महिला का पीछा करता है, बार बार कॉल करता है या सोशल मीडिया पर परेशान करता है तो ये अपराध माना जाएगा। और इसमें जो है 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान है, ठीक है। किसमें, तो आप कहोगे पीछा करने में भी 3 से 5 साल की लग जाएगी। धारा देखिए 79 किसी महिला की गरिमा का अपमान करने के उद्देश्य से शब्द, इशारा या कार्य करना, ठीक है। मान लो कि कोई महिला जा रही है और आप उसको पीछे से छेड़ रहे हो, ठीक है। मान लो ए ने बी के लिए सार्वजनिक रूप से अश्लील इशारे किए तो ये अपराध होगा। और पहले जो इसमें जो है 3 साल की सजा है, कितने साल की, तो 3 साल की इसमें जो है सजा वर्णित की गई है, ठीक है। अगला देखिए 79 दहेज हत्या, ठीक है। 79 क्या कहता है पहले बच्चों, दहेज हत्या। देखिए धारा 80 जो है दहेज हत्या से संबंधित है, और इसमें जो है इसमें डाउरी सिस्टम अर्थात डाउरी डेथ का है। यदि किसी महिला की मृत्यु दहेज के कारण होती है और यह विवाह के 7 वर्षों के भीतर हुआ है तो पति और ससुराल वाले जिम्मेदार होंगे। और इसमें जो है सजा का प्रावधान है वो 7 वर्ष का है। कितना है, 7 वर्ष से आजीवन कारावास एवं जुर्माना भी हो सकता है। मान लो शादी के 2 साल बाद एक ही पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जांच में पता चला कि उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था, तो ऐसे में ए दोषी होगा, ठीक है। बात अगर करें तो धारा 81 की, धारा 81 क्या कहती है कि किसी व्यक्ति द्वारा धोखे से वैध विवाह का विश्वास पैदा कर सहवास करना, ठीक है। मतलब धोखे से शादी कर ली, ये बात कहना कि मतलब मैं तुमसे शादी करूंगा, शादी नहीं की मतलब ये बात कहना कि मैं तुमसे शादी करूंगा और उसके साथ धोखा करता है तो उसमें जो है 1 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। कितना है, तो 1 से 10 साल की सजा का प्रावधान है, ठीक है। देखिए धारा 84 किसी विवाहित महिला को आपराधिक इरादे से फुसलाना या ले जाना या हिरासत में रखना, ठीक है, वो जो है धारा 84 के अंतर्गत कार्य करेगा। देखिए बात करेंगे धारा 85 की, किसी महिला का पति या रिश्तेदार मतलब उसके पति का रिश्तेदार उसके साथ क्रूरता करता है, ठीक है, तो ऐसी स्थितियों में धारा 85 के द्वारा मुकदमा लिखा जाएगा। मान लीजिए कि यदि एक ही पत्नी को उसकी सास और पति मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं तो वो अपराधी माने जाएंगे। और प्यारे जो इसमें जो है 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। फिर देखिए धारा 86 में क्रूरता की परिभाषा है। कहने का मतलब है इस धारा में ये बताया गया है कि क्रूरता का मतलब मानसिक, शारीरिक एवं भावनात्मक आत्महत्या करने के लिए प्रेरित आदि रूप से महिला को उत्पीड़न किया जाता है, ठीक है। देखिए धारा 87 क्या कहती है, अपहरण या महिला को शादी के लिए मजबूर करने के लिए प्रेरित करना आदि इसके अंतर्गत आते हैं। मान लीजिए कि एक लड़का और एक लड़की को धोखे से अपने साथ ले जाकर उसे जबरन शादी करने के लिए मजबूर करता है तो ये धारा 87 के तहत बहुत ही ज्यादा दंडनीय कार्य होगा, ठीक है। इसमें 10 वर्ष की सजा और जुर्माना हो सकता है, ठीक है। धारा 88 की बात करें
धारा 88 की, तो इसमें जो है अबॉर्शन का वर्णन किया गया है। ठीक है, धारा 88 से 92 तक जो है वो अबॉर्शन के लिए बताता है, अर्थात गर्भाशय के लिए बताता है या गर्भपात का कारण बनने के लिए बताता है। यदि कोई व्यक्ति किसी महिला का गर्भपात कराता है, चाहे वह उसकी सहमति से हो या ना हो, यह अपराध होगा। ये नहीं है कि मतलब चलो औरत की सहमति है फिर भी गर्भपात करा दिया तो गर्भपात करवाना ही जो है अपराध है। मतलब एक महिला अपने बच्चे को जन्म देने से पहले ही उसे गर्भ से निकाल दे तो इसमें जो है 3 से 7 साल तक की सजा है। और यही नहीं 3 से 7 साल तक की सजा ही नहीं बल्कि डॉक्टर को भी इसमें जो है अपराधी माना जाएगा कि आपने ऐसा कार्य किया क्यों। ठीक है, तो डॉक्टर भी जो है इसमें अपराधी माना जाएगा। ठीक है, देखिए धारा 89 क्या कहती है, धारा 89 महिला की सहमति के बिना गर्भपात करना। ठीक है, धारा 90 क्या है, गर्भपात कराने के इरादे से किए गए कार्य के कारण मृत्यु भी हो सकती है ना। जरूरी थोड़ी है कि मतलब वो जो है शख्स, मान लो राजू ने अपनी पत्नी की मर्जी के बिना उसे दवाइयां देकर उसका गर्भपात करवा दिया। ठीक है, तो ये एक जो है दंडनीय अपराध रहेगा, दंडनीय अपराध रहेगा। और ऐसी स्थिति में मान लो कि उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो ये समझ लो धारा 91 के तहत उसमें जो है 10 साल की सजा हो सकती है, किसे, पति को हो सकती है। कितनी सजा, 10 साल की सजा उसके पति को आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, कि मतलब जो है 10 साल की इसमें इसको सजा दे दी गई है। ठीक है, देखिए धारा 91 बच्चे को जीवित पैदा होने से रोकने या जन्म के बाद उसकी मृत्यु का कारण बनने से के इरादे से किया गया कार्य, ये भी जो है एक बहुत बड़ा विषय हो जाता है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। बात करेंगे धारा 92 की, गैर इरादतन हत्या। 92 क्या कहता है, गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आने वाले अजन्मे बच्चे की मृत्यु का कारण बनना, ये जो है आपका गैर इरादतन हत्या के तहत भी आ सकता है। कि मान लीजिए इसमें जो है गलती किसकी होगी, तो डॉक्टर की होगी। डॉक्टर की लापरवाही के कारण प्रसव के दौरान अजन्मे बच्चे की मृत्यु हो गई और ये धारा 92 के तहत जो है दंडनीय होगा। इसमें जो है 10 साल की सजा है। कितनी है, 10 साल की सजा। धारा 95 देखिए, अपराध करने के लिए बच्चे को काम पर रखना, ठीक है, नियोजित करना या नियुक्ति करना, ये भी बहुत बड़ा अपराध है। इसके लिए भारत में ये क्या बहुत जगह बहुत सारे इसमें जो है गिरोह काम करते हैं कि मान लो लड़कों को, छोटे छोटे बच्चों को पकड़ लेते हैं, उनसे भीख मंगवाते हैं, चोरी करवाते हैं। तो ऐसी जगह धारा जो है 95 कार्य करेगी। धारा 97 देखिए, 10 साल से कम उम्र के बच्चे का अपहरण या उससे चोरी कराने के इरादे से अपहरण कर लेना। ठीक है, उसको किडनैप कर लिया और उससे जो है चोरी करवा रहे हो या और कोई गलत काम करवा रहे हो, तो ऐसे में जो है धारा 97 लागू होगी। देखिए धारा 98 वेश्यावृत्ति आदि के लिए बच्चे को बेचना। ठीक है, मान लीजिए अगर कोई बच्चा वेश्यावृत्ति जैसे अनैतिक कार्यों के लिए बेचा जाता है तो यह अपराध होगा कि एक दलाल ने 12 साल की बच्ची को जबरन वेश्यावृत्ति में धकेल दिया। ये धारा 98 के तहत अपराध होगा। प्यारे बच्चों, इसमें जो है 10 साल की सजा है। कितनी सजा है, 10 साल की। 99 धारा क्या कहती है, वेश्यावृत्ति आदि के लिए बच्चे को खरीदना, मतलब सिर्फ बेचना ही अपराध नहीं है। ठीक है, बेचना ही अपराध नहीं। मान लो एक व्यक्ति ने एक दलाल से 13 साल की लड़की को खरीदा और उससे जो है वेश्यावृत्ति में ढकल दिया। अब 99 के तहत जो है उसमें कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, किसके तहत, 99 के तहत। देखिए यहाँ पर धारा 100 है। कितनी, धारा 100 हत्या। धारा 100 किसके लिए, हत्या। मानव शरीर के जो है विरुद्ध अपराध धारा जो है 100 से 146 तक, कहने का मतलब 46 धाराएं जो है अध्याय 6 के अंतर्गत आती हैं। 100 से 146 जीवन को संकट में डाले जाने वाले अपराध जो होंगे वो आएंगे इसमें। ठीक है, तो देखिए एक बात ध्यान देना, धारा 100 जो है ये आपराधिक मानववध है, अर्थात हत्या है। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर या ऐसा काम करके जिससे किसी की मृत्यु हो सकती है, किसी की जान लेता है, तो यह हत्या का अपराध होगा। अर्थात इरादा, संभावना, ज्ञान इसके मुख्य बिंदु है। ठीक है, जान से मारने या गंभीर चोट पहुंचाने का इरादा हो, और मान लो संभावना, कार से मृत्यु होने की संभावना हो, व्यक्ति को पता हो कि उसके काम से किसी की मौत हो सकती है। ठीक है, मान लो रवि ने गुस्से में राम के सिर पर हथौड़े से वार कर दिया जिससे उसकी मौत हो गई, तो इसमें जो है धारा कौन सी लग जाएगी, तो धारा 100 लग जाएगी। देखिए धारा अगर बात करें 102, देखिए बात करेंगे तो बीएनएस धारा 102 जिस व्यक्ति की मृत्यु का इरादा था उसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कारित कर गैर इरादतन हत्या जो है हो जाती है। कहने का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति का जो है इरादा किसी विशेष व्यक्ति की हत्या करने का था लेकिन गलती से कोई और मारा गया, ये गैर इरादतन हत्या होगी। उदाहरण, मोहन ने श्याम को मारने की कोशिश की लेकिन गलती से जो है राम को गोली लग गई और उसकी मृत्यु हो गई, तो ये धारा 102 का विषय है। ठीक है, यहाँ तो आपने देखा कि सब बढ़िया तरीके से मतलब उसने मर्डर किया, लेकिन 102 में गैर इरादतन हत्या हो जाती है। ठीक है, चलिए बच्चों बात करेंगे बीएनएस की धारा 103 के बारे में। देखिए 103 में जो है प्यारे बच्चों आपका हत्या के लिए सजा है। कहने का मतलब है
103 में अगर कोई व्यक्ति हत्या का दोषी पाया जाता है तो उसे इस धारा के तहत दंडित किया जाएगा। सजा मृत्यु दंड या आजीवन कारावास या शेष प्राकृतिक जीवन व जुर्माना। उदाहरण जैसे एक व्यक्ति ने जानबूझकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी तो अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा जो है आपकी सुना दी। ठीक है, ऐसा हो सकता है। आगे देखिए बीएनएस की धारा 104 आजीवन कारावास की सजा। धारा 104 में क्या बताया मैंने कि आजीवन कारावास की सजा हो जाए अगर मान लो, जैसे किसी को, इसमें तो हत्या के लिए सजा होती है, इसमें आजीवन कारावास की सजा हो जाए। ठीक है, जब कोई व्यक्ति पहले से ही आजीवन कारावास की सजा काट रहा होता है और वह किसी की हत्या करता है तो उसके लिए कानून में और भी कठोर दंड का प्रावधान है। ठीक है, जिसे आप कह सकते हो मृत्युदंड अर्थात डेथ पेनल्टी। ठीक है, तो ऑलरेडी सजा काट रहा है वो, और सजा काटने के बाद वो मान लो किसी पेशी वेशी में जाता है, वहां से भाग गया, भागने के बाद उसने एक और मर्डर कर दिया तो ये बवाल पड़ जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना बीएनएस की धारा 105 गैर इरादतन हत्या के लिए सजा। धारा 105 जो है, धारा 105 एक ऐसी धारा है जिसमें गैर इरादतन हत्या के लिए सजा का वर्णन है, और प्यारे बच्चों इसमें 5 से 10 साल के लिए है। कितना है? 5 से 10 साल के लिए कारावास। अगर कोई व्यक्ति या किसी व्यक्ति का इरादा हत्या करने का नहीं था लेकिन उसके कार्य से किसी की मौत हो गई तो ये गैर इरादतन हत्या मानी जाएगी। ठीक है, जैसे रोहन और अमित में झगड़ा हुआ, गुस्से में रोहन ने अमित को धक्का दे दिया जिससे वह सीढ़ियों से जो है गिरकर मर गया। तो इस बात को आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। बीएनएस की धारा 106 क्या कहती है? लापरवाही से मौत का कारण। अब मान लो कि अगर किसी की लापरवाही से किसी की मौत हो जाती है तो यह अपराध इस धारा के तहत आएगा और इसमें 2 साल से 10 साल के लिए सजा है या और जुर्माना भी हो सकता है। ठीक है, कार चालक द्वारा दुर्घटना में किसी की मृत्यु हो जाना। ठीक है, तो ये उसका विषय बन जाता है। अब देखिए बात करें धारा 107 बीएनएस की धारा 107। धारा 107 जो है प्यारे बच्चों, धारा 107 जो है ये मानसिक बीमारी से पीड़ित बच्चे या व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाना। अगर कोई मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है जो अगर मानसिक रूप से कमजोर या बच्चा है और उसे आत्महत्या के लिए उकसाया जाता है तो अपराध माना जाएगा, और इस अपराध के लिए कानून में जो है 10 वर्ष की सजा है। कितने वर्ष की? 10 वर्ष की सजा और जुर्माना भी हो सकता है। राजू के माता पिता उसे लगातार डांटते और पीटते थे जिससे वह अवसाद में आकर आत्महत्या कर लेता है। आप ऐसा समझ सकते हो। बीएनएस की धारा 108 देखिए 108 में आत्महत्या के लिए उकसाना है। इसमें जो है आत्महत्या के लिए उकसाना है, कह सकते हो अगर कोई व्यक्ति किसी को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करता है तो यह अपराध होगा, और इसमें भी जो है आपकी 10 वर्ष की सजा है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बीएनएस धारा 109 हत्या का प्रयास करना, मतलब हत्या नहीं करना, आपने तो कोशिश की। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति किसी को मारने की कोशिश करता है लेकिन वह बच जाता है तो यह हत्या का प्रयास माना जाएगा, और इसमें भी सजा जो है प्यारे बच्चों आपकी 10 साल की ही लगेगी। ठीक है, ध्यान रखना। फिर देखिए बात करें 110 में गैर इरादतन हत्या, मतलब अगर किसी ने जान से मारने का इरादा नहीं था, नहीं बनाया था उसने जान से मारने का, ठीक है, लेकिन उसके कार्य से गंभीर चोट आ गई तो यह अपराध इस धारा में आएगा। इसमें सजा जो है 3 से 7 साल के बीच रखी गई है। ठीक है, बीएनएस की धारा 113 आतंकवादी कृत्य का अपराध। ठीक है, 113 क्या कहती है कि आतंकवादी कृत्य का अपराध जो है 113 में रखा गया है। कहने का मतलब है अगर कोई व्यक्ति आतंकवादी गतिविधि करता है तो यह अपराध होगा। सजा इसमें कारावास, मृत्युदंड, आजीवन व जुर्माना तीनों हैं। ठीक है, देखिए बात करेंगे बीएनएस धारा 144। ठीक है, चोट पहुंचाना। सही है, क्या है? चोट पहुंचाना, अर्थात अगर किसी व्यक्ति को मामूली चोट पहुंचाई जाती है तो ये अपराध माना जाएगा। रवि ने गुस्से में सोहन को थप्पड़ मार दिया तो आप ये समझ रहे हो, आप ये समझ लो कि इसमें जो है एक छोटी सी धारा लग जाती है 114। ठीक है, बीएनएस धारा 119 संपत्ति की उगाही करने के लिए या किसी अवैध कार्य के लिए बाध्य करने के लिए स्वेच्छा से चोट या गंभीर चोट पहुंचाना।
ठीक है। संपत्ति की उगाही करना मैंने आपको बताया, अगर कोई किसी को चोट पहुंचाकर उसकी संपत्ति हड़पना चाहता है या जबरन कोई गलत काम करना चाहता है तो ये अपराध होगा, और इसमें जो है 10 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। ठीक है। जो गुंडे का पाड़ी होते हैं, आपने मान लो गुंडों ने एक व्यापारी को धमकाया और मार पीट कर उसकी दुकान पर कब्जा कर ली, तो ऐसी जगह धारा 119 लगेगी। धारा 124 एसिड आदि के उपयोग से स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना। ठीक है। मतलब एसिड का प्रयोग आपने खूब सुना होगा, ये वाला कांड जो है एसिड वाला। तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति एसिड या अन्य किसी खतरनाक पदार्थ से किसी को गंभीर रूप से घायल करता है तो ये अपराध होगा, और इसमें जो है अधिकतम 10 वर्ष से आजीवन कारावास व जुर्माना व उपचार, तीनों चीजें जो है उसमें एक्टिवेट हो जाती है। एक तरफा प्यार में नीरज ने पूजा पर एसिड फेंक दिया जिससे उसका चेहरा जो है झुलस गया, तो ऐसी स्थिति में आपको 10 वर्ष की सजा हो जाती है। ठीक है। बीएनएस की धारा 128, इसमें बल का प्रयोग किया जाता है। देखिए 128 और 129 दोनों समझिएगा थोड़ा सा। ठीक है। 128 की बात करें तो कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से किसी अन्य को बलपूर्वक कुछ करने या सहने के लिए मजबूर करता है तो यह अपराध होगा। राम ने श्याम को जबरन धक्का देकर कुर्सी पर बैठा दिया। ठीक है। तो ये जो है बल में आएगा। ठीक है। 129 देखिए आपराधिक बल में आएगा। ठीक है। यहाँ तो खैर कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। 129 देखिए ये आपराधिक बल में आएगा, बल लिखा है ये। ठीक है। अगर किसी व्यक्ति का इरादा डराने, धमकाने या चोट पहुंचाने का हो और बल का प्रयोग करे तो यह अपराध माना जाएगा। रवि ने अमित को धक्का देकर सड़क पर गिरा दिया और वह डर गया। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। बीएनएस की धारा 130 हमला करना क्या है? धारा 130 में ये बताया गया है कि हमला किया गया। मान लो ए एक हिंसक कुत्ते की मुखबंदनी इस आशय से खोलना आरंभ करता है कि उसके द्वारा बी को ये विश्वास हो जाए कि ये कुत्ते से आक्रमण कराने वाला है, तो ए ने बी पर हमला कर दिया। ठीक है। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर हमला करता है, चाहे वह चोट पहुंचे या ना पहुंचे, तो ये अपराध माना जाएगा। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बात करेंगे वहीं 137 नंबर पे, और 137 नंबर पे क्या है? तो 137 नंबर पर है आपका अपहरण। ठीक है। अपहरण है 137 नंबर पर अपहरण है। कहने का मतलब जब किसी व्यक्ति को जबरन या बलपूर्वक कहीं ले जाया जाता है तो उसे अपहरण कहा जाता है। इसमें किसी भी उम्र के व्यक्ति को ले जाया जा सकता है। इसमें कोई गैर कानूनी इरादा होना आवश्यक नहीं है। ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। सजा अपराध की परिस्थितियों पर निर्भर करती है, लेकिन अपहरण की सजा जो है 7 साल तक की है। ठीक है। बीएनएस धारा 139 भीख मांगने के लिए किसी बच्चे के अपहरण करना या अपंग बनाना। आपने देखा होगा कि भीख मांगने के लिए बच्चों का अपहरण कर लिया जाता है। ठीक है। एक गिरोह ने छोटे बच्चों को किडनैप किया और उन्हें भीख मांगने पर मजबूर कर दिया, तो ऐसे में जो है 10 साल की सजा का प्रावधान कानून में रखा गया है। कितनी? तो 10 साल। ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। बीएनएस की धारा 140 हत्या या फिरौती आदि के लिए अपहरण। हत्या या फिरौती आदि के लिए अपहरण किया जाता है, तो आप ये समझ लो कि वहां पर धारा 140 लगेगी। ठीक है। धारा 140 लगेगी। ठीक है। फिर दूसरा देखिए धारा 141 विदेश से लड़की या लड़के का आयात। कहने का मतलब है विदेश से किसी 21 वर्ष से कम लड़की या 18 वर्ष से कम लड़के को तस्करी या अवैध उद्देश्यों के लिए भारत लाया जाता है, तो ऐसा अपराध होगा। वो चाहे संभोग के लिए हो, शादी के लिए हो या खरीदी बेची गई हो, नॉर्मल 10 साल की सजा व जुर्माना है। जबरन मान लो जबरन शादी या अवैध श्रम के लिए किसी विदेशी लड़की को भारत ले आया जाता है, तो धारा 141 उसमें जो है लगाई जाएगी। धारा 142
धारा 142 अपहरण, व्यक्ति को गलत तरीके से छुपाना या कैद में रखना, ये भी जो है एक बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। बीएनएस की धारा 143 व्यक्ति की तस्करी, कहने का मतलब है 143 में जो है 143 में प्यारे बच्चों व्यक्ति अगर यदि कोई व्यक्ति किसी को बेचने, खरीदने या जबरन श्रम या यौन शोषण के लिए तस्करी करता है तो यह अपराध होगा और इसकी सजा जो है अधिकतम 10 वर्ष है और इसमें जो है और इसमें 10 साल की तो सजा और जुर्माना भी लगेगा। ठीक है। बीएनएस की धारा 144 तस्करी के लिए व्यक्ति का शोषण, तस्करी के लिए व्यक्ति का जो है शोषण धारा 144 में बताया गया। यदि कोई व्यक्ति तस्करी किए गए व्यक्ति या व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक या आर्थिक शोषण करता है तो अपराध होगा। इसमें अधिकतम 10 वर्ष का जो है जुर्माना है, जैसे किसी महिला को जबरन वेश्यावृत्ति में ढकेल देना। ठीक है। बीएनएस की धारा 147 क्या कहती है? भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध लड़ना या युद्ध छेड़ने का प्रयास करना या युद्ध छेड़ने के लिए उकसाना। ठीक है। तो ये जो है धारा 147 है। धारा 149 भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के इरादे से हथियार आदि जो है इकट्ठा कर लेना। एक रामपाल बाबा थे प्यारे बच्चों, रामपाल बाबा थे, मुझे लग रहा है वो शायद हिसार का ही केस है। तो वहाँ पर जो है सीआरपीएफ और रामपाल बाबा के जो है लोग आपस में भिड़ गए थे। ठीक है। ये दोनों धाराएं लग गई। 27 में क्या था कि युद्ध छेड़ दिया और 49 में क्या है, 49 में क्या है कि उनके पास जो है उनके पास हथियार भी भारी मात्रा में निकले थे। देखिए बीएनएस धारा 152 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य जो है धारा 152 के अंतर्गत आएंगे। कहने का मतलब यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जिससे भारत की एकता, संप्रभुता, अखंडता को नुकसान हो तो अपराध होगा। इसमें अधिकतम 7 वर्ष तक की सजा है और जुर्माना है। ठीक है। अलगाववादी संगठन को बढ़ावा देना भी जो है इसी में आ जाएगा। बीएनएस की धारा 158 क्या कहती है पहले बच्चों? 158 में जो है 158 में जो है आपका कि ऐसे कैदी को भागने में सहायता करना है या छुड़ाना या आश्रय देना। कोई ऐसा कैदी है प्यारे बच्चों, कोई ऐसा यदि कोई व्यक्ति किसी राज कैदी या युद्ध कैदी को भागने में मदद करता है तो उसे जेल से छुड़ाने का प्रयास करता है या अपने घर में छिपाता है तो अपराध माना। इसमें जो है प्यारे बच्चों इसमें जो है 10 साल तक की सजा व जुर्माना का प्रावधान इसमें रखा गया है। ठीक है। बीएनएस की धारा 159। ठीक है। देखिए धारा 159 से बात अगर करूं मैं तो ये अध्याय 8 में वर्णित है। कौन से अध्याय में? तो इसमें सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराध है 159 से लेके 168 तक जाते हैं। ठीक है। देखिए विद्रोह के लिए उकसाना 59 में क्या है प्यारे बच्चों? विद्रोह के लिए उकसाना या किसी सैनिक, नाविक या वायु सैनिक को उसके कर्तव्य से विमुख करने का प्रयास करना, ये इसके अंतर्गत आता है। ठीक है। यदि कोई व्यक्ति सेना, नौसेना या वायुसेना के कर्मियों को उनके कर्तव्य से विमुख करने के लिए उकसाता है तो अपराध होगा, 10 साल की सजा और जुर्माना है। मान लो किसी व्यक्ति ने एक सैनिक से कहा कि वह अपने अफसर की बात ना माने और ड्यूटी छोड़कर भाग जाए। ठीक है। एक समूह सोशल मीडिया पर सैनिकों को सरकार के खिलाफ भड़काने के लिए भ्रामक प्रचार कर रहा था तो ये भी ऐसा हो सकता है। ठीक है। बीएनएस की धारा 163 सैनिक, नाविक, वायु सैनिक को देश छोड़ने के लिए उकसाना, ये धारा 163 के अंतर्गत आएगा। ठीक है। बीएनएस धारा 164 भगौड़े को शरण देना 164 के अंतर्गत आएगा। अगर कोई व्यक्ति भागा हुआ है आप उसे शरण दे रहे हो। ठीक है। बीएनएस की धारा 170 रिश्वतखोरी में आएगी। ठीक है। अगर कोई आदमी जो है रिश्वत लेता है या देता है तो ये समझ लो कि धारा 170 के अंतर्गत बहुत बड़ा अपराध है। कोई व्यक्ति वोट खरीदने के लिए पैसा बांटता है तो ये समझ लो कि बहुत बड़ा अपराध है। बीएनएस की धारा 173 इसमें रिश्वतखोरी के लिए सजा का वर्णन किया गया है। किसके लिए? तो रिश्वतखोरी के लिए सजा का वर्णन किया गया है और ज्यादा बड़ी सजा नहीं है, इसमें मात्र 1 साल का जुर्माना है, मतलब सजा है और जुर्माना भी है। देखिए धारा 175 धारा 175 चुनाव के संबंध में गलत बयान। ठीक है। कहने का मतलब है अगर कोई व्यक्ति चुनाव से संबंधित कोई गलत जानकारी, मिथ्या बयान देता है तो ये अपराध होगा। इसमें सजा जो है जुर्माना होता है इसमें। ठीक है। कोई आदमी, कोई उम्मीदवार अपने चुनावी हलफनामे में झूठी संपत्ति दिखा देता है तो ये भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। चलिए अगला बात करें तो देखिए बीएनएस की धारा जो है 175 चुनाव के संबंध में गलत बयानबाजी, मैंने आपको बता दिया। ठीक है। बीएनएस की धारा 179 सिक्के, सरकारी स्टाम्प, करेंसी नोट या बैंक नोट का असली, जाली या नकली के रूप में उपयोग करना। ठीक है।
मान लीजिए कोई व्यक्ति असली, नकली या जाली मुद्रा का आयात या निर्यात, खरीद व बेच करके धोखाधड़ी करता है तो यह अपराध होगा। और प्यारे बच्चों, इसमें डायरेक्ट आजीवन कारावास है, ठीक है, और जुर्माना अलग से, ठीक है। तो ये बात ध्यान देना। बीएनएस की धारा 182, करेंसी नोट या बैंक नोट जैसे दस्तावेज बनाना या उपयोग करना, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है? जैसे, इसका मतलब है कॉपी कर लेना, ठीक है। क्या कर लेना? कॉपी कर लेना भी एक अपराध है। बीएनएस धारा 187, टकसाल में कार्यरत व्यक्ति सिक्के का वजन या संरचना कानून द्वारा निर्धारित वजन से भिन्नता बना देता है तो ये भी नकली हो गया, ठीक है ना, तो उसमें भी काम करेगी धारा 187। बीएनएस धारा 100, देखिए गैर कानूनी जमावड़ा, ठीक है। देखिए पहले ही से शायद धारा 144 में रखा गया था, बाद में हटा दिया गया, उससे 189 कर दिया गया है, ठीक है। आचार संहिता बोलते हैं प्यारे बच्चों, तो धारा 189 है ना। 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध जमाव के रूप में नामांकित किया गया। अगर कोई समूह जो है गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा होता है और शांति भंग करने की आशंका होती है तो ये अपराध होगा। इसमें जो है 2 साल की सजा है। कितनी सजा है? 2 साल की सजा है। बीएनएस की धारा 191 क्या कहती है? दंगा के लिए। धारा 191 प्यारे बच्चों, धारा 191 जो है बलवा कह सकते हो आप या दंगा कह सकते हो। जब किसी विधि विरुद्ध जमाव द्वारा सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है तब ऐसे जमाव का प्रत्येक सदस्य बलवा करने का के अपराध का दोषी होता है। यदि सदस्य घातक हथियारों से युक्त है तब सजा और ज्यादा हो सकती है, ठीक है। धारा 192, दंगा भड़काने के इरादे से जानबूझकर उकसाना है। यदि दंगा किया जाए, यदि प्रतिबद्ध नहीं है तो समझ लो कि धारा 192 लग जाएगी। 192, अगर कोई व्यक्ति भीड़ या को बलवा करने के लिए उकसाता है और बलवा हो जाता है या नहीं भी होता है तो यह अपराध होगा। इसमें 6 माह की सजा व जुर्माना है, ठीक है। किसी नेता ने भाषण देकर भीड़ को हिंसा के लिए भड़काया जिसके कारण लोग सड़कों पर आगजनी करने लगे तो समझ लो 6 साल का कारावास है और जुर्माना अलग से होगा, ठीक है। भरपाई की जाएगी सारी उसी नेता से। बीएनएस की धारा जो है 194, इसमें का है झगड़ा है, ठीक है। धारा 194 प्यारे बच्चों क्या है? तो आप कह सकते हो कि झगड़ा है, दंगा है, ठीक है। अगर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति सामाजिक स्थान पर आपसी झगड़े में शांति में विघ्न डालते हैं तो अपराध होगा। 1 माह की सजा और जुर्माना है, ठीक है, ध्यान रखना। बीएनएस की धारा 195, दंगा आदि को दबाते समय लोक सेवक पर हमला करना या बाधा डालना, ठीक है। जैसे मान लो कि दंगे के दौरान पुलिस जब भीड़ को नियंत्रित कर रही थी तो कुछ लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया या पथराव कर दिया, तो ऐसे में इसमें प्यारे बच्चों 3 साल की तो सजा है, 3 साल की सजा रखी गई है और 25,000 रुपए का, कितने का? 25,000 का जो है आपका जुर्माना रखा गया है, ठीक है। बीएनएस की धारा 199, लोक सेवक कानून के तहत निर्देश की अवज्ञा कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए आप ऐसा कह सकते हो कि एक आदमी या एक लोक सेवक जो है अगर कोई सरकारी कर्मचारी सरकार द्वारा दिए गए कानूनी आदेशों का पालन नहीं करता तो ये भी एक अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा, ठीक है। बीएनएस की धारा 200, पीड़ित का इलाज न करने पर सजा, ठीक है। पीड़ित का इलाज ना करने पर सजा। जो कोई ऐसे किसी प्राइवेट अस्पताल का, चाहे वो केंद्रीय सरकार का या राज्य सरकार का, स्थानीय निकाय या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा है, जिम्मेदार होते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 397 के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो वह कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना, ये दोनों से दंडित किया जा सकता है, ठीक है। आइए बीएनएस की धारा 204, धारा 204 क्या कहती है कि एक लोक सेवक का रूप धारण करना। मान लो कि राम कुमार जो है पुलिस में इंस्पेक्टर हैं और जो है श्याम ने उनको देख लिया कि यार ये इंस्पेक्टर है, वो भी वर्दी पहन के उन्हीं का रूप धारण कर ले कि भाई वो मैं जो है राम कुमार हूँ, तो ऐसे में धारा 204 लगेगी। बीएनएस धारा 206, समन या अन्य कार्रवाई से बचने के लिए फरार हो जाना। धारा 206 में क्या है प्यारे बच्चों? धारा 206 में क्या है? मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति समन अर्थात न्यायालय का बुलावा होता है, समन को न्यायालय का बुलावा कहते हैं, या अन्य कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए फरार हो जाता है, अपराध होगा। इसमें 6 माह की सजा और जुर्माना है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बीएनएस की धारा 208, धारा 208, लोक सेवक के आदेश के अनुपालन में गैर उपस्थिति। मान लो लोक सेवक आपको बुलाता है और वहां पर उपस्थित नहीं होते तो धारा 208 लग जाएगी, ठीक है। बीएनएस की धारा 212, गलत जानकारी प्रस्तुत करना अर्थात झूठे साक्ष्य देना जो है धारा 212 के अंतर्गत आएगी।
चलिए प्यारे बच्चों, बात करेंगे बीएनएस की धारा 215 के बारे में। जो बीएनएस की धारा 215 है, ये क्या कहती है कि बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर देना। कहने का मतलब है कि पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति ने अपने कबूलनामा लिखवाने के बाद, जो उसने कबूलनामा लिखवाया उसके बाद उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर देता है। ऐसी स्थिति में अधिकतम उसे जो है 3 माह की सज़ा दी जा सकती है। कितने माह की? तो 3 माह की सज़ा दी जा सकती, कारावास हो सकता और जुर्माना भी आपको देखने को मिल सकता है। वहीं बात करें बीएनएस की धारा 224, लोक सेवक को चोट पहुंचाने की धमकी देना। लोक सेवक को चोट पहुंचाने की धमकी देना। अगर मान लीजिए एक व्यापारी ने टैक्स इंस्पेक्टर को धमकी दी कि अगर उसने जांच जारी रखी तो उसे नुकसान हो जाएगा, ठीक है। ऐसी स्थिति में आप ये समझ लो कि 2 वर्ष का कारावास है। कितने वर्ष का कारावास है प्यारे बच्चों? 2 वर्ष का कारावास है या 2 वर्ष की सजा हो जाएगी, ठीक है। वहीं बीएनएस की धारा 227 कहती है कि जो है 227 कहती है कि झूठा साक्ष्य जो है पेश करना। कौन सा साक्ष्य? झूठा। कहने का मतलब है एक गवाह ने हत्या के मामले में झूठी गवाही अगर दे दी है तो ये समझ लो कि धारा 227 के अंतर्गत उस पर भी मुकदमा लिख दिया जाएगा। वहीं बात करें तो बीएनएस की धारा 228 जो है झूठे साक्ष्य गणना। इसका मतलब ये हो गया कि किसी व्यक्ति ने अदालत में झूठे मेडिकल रिपोर्ट जमा करा दिए, तो ये समझ लो कि धारा 228। वहीं बात करें धारा 229, धारा 229 जो है प्यारे बच्चों, ये आपका झूठे साक्ष्य के लिए सजा देने का कार्य करेगी। इसमें जो है 3 से 7 साल की सजा है। कितनी है? 3 से 7 साल की सजा है। वहीं धारा जो है 230 जो है ना प्यारे बच्चों, आपकी मृत्युदंड अपराध की सजा दिलाने के इरादे से झूठे सबूत देना या गढ़ना, ठीक है। इसके अंतर्गत जो है कैदी को 10 साल की सजा हो सकती है अधिकतम, ठीक है। देखिए 231 की बात करें तो बीएनएस 231 आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध की सजा पाने के इरादे से झूठे सबूत देना या गढ़ना। तो आप ये समझ लो किसी व्यक्ति ने झूठा डीएनए सबूत कोर्ट में पेश किया ताकि आरोपी को कठोर सजा मिल सके, तो उसमें जो है धारा 231 लगा दी जाएगी। वहीं धारा 232 की बात करें, किसी भी व्यक्ति को गलत साक्ष्य देने के लिए जबरन धमकाना। अगर कोई व्यक्ति, मान लो एक गैंगस्टर ने गवाह को धमकी दी कि अगर उसने सच बोला तो उसके परिवार को जो है खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। बीएनएस की धारा जो है 234, बीएनएस की धारा जो 234 है, ये प्यारे जो आपका जो है गलत प्रमाण पत्र जारी करना या हस्ताक्षर करना। अगर कोई व्यक्ति गलत प्रमाण पत्र जारी करता है या हस्ताक्षर करता है तो ये समझ लो कि ये अपराध होगा, ठीक है। बात करेंगे बीएनएस की धारा 240, धारा 240 जो है किए गए अपराध के संबंध में गलत जानकारी प्रस्तुत करना या देना। कहने का मतलब है एक व्यक्ति ने झूठी एफआईआर दर्ज करवाई कि उसकी कार चोरी हो गई है, जबकि उसने उसे जो है खुद बेच दिया है, ठीक है। मतलब खुद बेच दिया और बाद में एफआईआर लिखवा रहा कि मेरी कार जो है चोरी हो गई है। चलो, बीएनएस की धारा 249 अपराधी को शरण देना। यदि कोई व्यक्ति मतलब कहीं से माल चोरी करके आ गया और मर्डर करके आ गया और फिर आपके घर में आ गया है और आपने उसको पनाह दे दी, आपको अगर नहीं जानकारी है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये बात अगर टीवी न्यूज़ में उड़ गई है कि ये व्यक्ति मर्डर किया हुआ है और इसे जो है अगर किसी को नज़र आता है तो पुलिस में बताए, इसे आपने बताया नहीं बल्कि उसे अपने पास शरण दे दिया, तो आप भी ऐसी स्थिति में अपराधी माने जाएंगे। बीएनएस की धारा 250 किसी अपराधी को सजा से बचाने के लिए उपहार आदि देना। मान लीजिए आपका बच्चा जो है उसने किसी को मारा है और मारने के बाद उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब आप कोतवाली वगैरह जाते हैं और वहाँ किसी को जो है घूस देने की कोशिश करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको भी जो है 250 के अंतर्गत बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। वहीं बीएनएस की धारा 252 क्या कहते हैं, चोरी की गई संपत्ति को वापस पाने में मदद के लिए उपहार लेना आदि जो है ये भी एक गलत कार्य है। देखिए धारा 254 लुटेरे या डकैतों को शरण देने के लिए जुर्माना। अगर मान लीजिए एक व्यक्ति ने डकैती करने वाले गिरोह को अपने गोदाम में छिपने की जगह दे दी, तो ये भी जो है प्यारे बच्चों, ये भी जो है बहुत बड़ा अपराध होगा और इसमें प्यारे बच्चों जो है 7 साल का जुर्माना है। कितना? 7 साल का जुर्माना है। बीएनएस की धारा 255
लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को सजा से या संपत्ति को जब्त होने से बचाने के इरादे से कानून के निर्देशों की अवहेलना करना। कहने का मतलब है कि एक पुलिस अधिकारी ने रिश्वत लेकर अपराधी के खिलाफ रिपोर्ट जो है खत्म कर दी या दबा दी, तो ऐसी स्थिति में प्यारे बच्चों, ऐसी स्थिति में उस पुलिस अधिकारी को अधिकतम 2 साल की सजा हो जाएगी। कितने? 2 साल की सजा हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे आइए, देखिए बीएनएस की धारा 259 पकड़ने के लिए बाद लोक सेवक की ओर से पकड़ने में जानबूझकर चूक। मान लीजिए कि कोई अधिकारी है, पुलिस अधिकारी है, और उसको ये पता है कि ये आदमी जो है यहाँ पर छिपा हुआ है, उसके बावजूद वो जानबूझकर उसे छोड़कर जाने की गलती करता है, तो वो भी एक अपराधी होगा। फिर बीएनएस धारा 266 सजा से छूट की शर्त का उल्लंघन करना जो है ये बहुत बड़ा अपराध है, ठीक है ना। वहीं बात करें तो बीएनएस की धारा 270 प्यारे जो ये सार्वजनिक उपद्रव है। क्या है? सार्वजनिक उपद्रव। मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जिससे जनता को असुविधा या परेशानी होती, तो ये अपराध होगा। मान लो किसी ने बिना अनुमति के सड़क को अवरुद्ध कर दिया, जिससे यातायात प्यारे बच्चों जो है बाधित हो गया, ठीक है। वहीं बात करें तो बीएनएस की धारा 272 घातक कृत्य से जीवन के लिए खतरनाक बीमारी का संक्रमण फैलने की संभावना। अगर ऐसी कोई स्थिति होती है तो प्यारे बच्चों, जैसे किसी ने जानबूझकर संक्रमित सुइयों का प्रयोग करके लोगों को नुकसान पहुंचाया, तो इसमें जो है प्यारे बच्चों, इसमें जो है 2 साल की कठोर सजा है। कितने साल की? 2 साल की। बीएनएस की धारा 274 बीएनएस की धारा जो प्यारे बच्चों आपकी 274 जो है, ये मान लीजिए आप बिक्री के लिए इच्छित भोजन या पेय में मिलावट करना, ठीक है। एक दुकानदार ने दूध में मिलावट किया और उसे बाजार में बेचा, इसमें जो है पहले जो अधिकतम 6 माह की सजा और जुर्माना है, ठीक है। देखिए धारा 275 धारा हानिकारक भोजनों या पेय की बिक्री करना। देखिए सिर्फ यही नहीं है कि मतलब जो है कि आप उसमें मिला रहे हो, देखिए जो बेचेगा उस पर भी जो है ये मुकदमा लिखा जाएगा, और इसमें भी जो है जो आपकी 6 माह की सजा है। कहने का मतलब है कि किसी रेस्टोरेंट ने एक्सपायरी डेट का खाना परोसा जिससे लोग बीमार हो गए, ठीक है। फिर देखिए बीएनएस की धारा 276 ये दवाओं में मिलावट से संबंधित है। धारा 276 जो है पहले जो दवाओं में मिलावट है। एक मेडिकल स्टोर ने नकली दवाइयां बेची जिससे मरीजों की हालत जो है बेकार हो गई, तो ऐसे उसमें पहले जो यहाँ पर उसे 1 वर्ष की सजा मिलेगी, ठीक है। बीएनएस की धारा 277 मिलावटी दवाओं की बिक्री। अब जो एक आदमी तो मिला रहा है और दूसरा प्यारे बच्चों जो है बिक्री कर रहा है, तो उसे जो है अगर मिलाने के बाद उसे जानकारी है कि मतलब ये जो है मिली हुई दवाइयां फिर भी वो बेच रहा है, तो 6 माह का सजा है। उसके बाद जैसे मान लो जुर्माना लगा दिया जाएगा, ठीक है। बीएनएस की धारा 279 प्यारे बच्चों जो है ये सार्वजनिक झरने या जलाशय के पानी को गंदा करना, ठीक है। जहां सब लोग जाते हैं, मान लो कि अगर कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक कुएं, तालाब, झरने या जलाशय को गंदा करता है जिससे वह पीने योग्य नहीं रहता, तो यह अपराध होगा। और प्यारे जो इसमें जो है आपको 6 माह की सजा देखने को मिल जाएगी, ठीक है। फिर देखिए बीएनएस की धारा 280 कहती है कि एक कारखाने ने जहरीला धुआं बिना किसी सुरक्षा उपाय के हवा में जो है छोड़ दिया है, तो आप ये समझ लो कि ऐसी स्थिति आप कह सकते हो वातावरण को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। इसमें प्यारे बच्चों कोई सजा तो नहीं है, पर इसमें जो है मात्र 1000 रुपए का जुर्माना है, जिससे आप अगली बार अगर ये गलती करते हो तो फिर आपके ऊपर मतलब जो है सजा का प्रावधान भी लगाया जाएगा, ठीक है। आगे आइए देखिए बीएनएस की धारा 281 सार्वजनिक रास्ते पर लापरवाही से गाड़ी चलाना या सवारी करना, ठीक है। मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति सड़क पर इस तरह वाहन चलाता है जिससे दूसरों को खतरा होता है, तो ये अपराध होगा। इसमें प्यारे बच्चों जो है आपका 6 माह की सजा है। कितने माह की सजा है? तो आप कहेंगे कि सर इसमें 6 माह की सजा है। वहीं बात करें 282 बीएनएस की धारा 282 के जहाज का लापरवाही से नेविगेशन, मतलब एक नाव चालक ने बिना सावधानी रखे नाव चलाकर यात्रियों को खतरे में डाल दिया, ऐसे में जो है पहले जो आपको 6 माह की सजा है। कितने माह की सजा है? 6 माह की। फिर देखिए बीएनएस की धारा 293 उपद्रव रोकने के आदेश के बाद भी आपने जो है उपद्रव जारी कर रखा है, तो ऐसी स्थिति में प्यारे बच्चों, ऐसी स्थिति में जो है आपको उचित जुर्माना लगाया जा सकता है। इसमें गिरफ्तारी नहीं होगी। मान लो एक दुकानदार को लाउड स्पीकर बंद करने का आदेश दिया गया था, लेकिन उसने फिर भी जो है लाउड स्पीकर लगा रखा है, ठीक है, तो ये ऐसी जगह काम करेगा। बीएनएस की धारा 294 अश्लील पुस्तकों आदि की बिक्री करना, ये जो है अपराध है प्यारे बच्चों। कहने का मतलब है किसी ने सार्वजनिक पर स्थान पर अश्लील अगर पोस्टर लगा दिए या बेचता है वो, तो ऐसी स्थिति में जो है
धारा 294 के तहत मुकदमा हो जाएगा। धारा 295 बच्चे को अश्लील वस्तुओं की बिक्री आदि पर जो है रोक लगाने के लिए जो है ये धारा बनाई गई है। कहने का मतलब है किसी दुकानदार ने बच्चों को अश्लील पत्रिकाएं अगर दे दी हैं तो आप ये समझ लो कि उसके अंतर्गत धारा 295 कार्य करेगी। देखिए बीएनएस की धारा 296 अश्लील हरकतें करना और जो है गाने गाना, ये बहुत बड़ा अपराध है। और इसके तहत जो है दो चीजें आती हैं। एक तो मान लीजिए किसी व्यक्ति ने सड़क पर अश्लील इशारे कर दिए, दूसरा किसी ने भीड़ भाड़ वाले स्थान पर अश्लील गाने गा दिए, तो दोनों के लिए अलग अलग सजाओं का प्रावधान है। धारा 297 पहले जो लॉटरी कार्यालय रखना, अगर कोई व्यक्ति अपने घर में लॉटरी चलाता है, किसी ने नकली लॉटरी स्कीम चलाकर लोगों को ठगा, तो ये समझ लो कि ये बहुत बड़ा अपराध होता है। ठीक है, चलिए देखिए बात करेंगे बीएनएस की धारा 298 के बारे में। पहले बच्चों मान लो किसी भी वर्ग के धर्म का अपमान करने के इरादे से पूजा स्थल को नुकसान पहुंचाना, अपवित्र करना। मान लीजिए किसी ने जानबूझकर मंदिर में मूर्ति तोड़ दी। दूसरा मान लीजिए किसी ने मस्जिद की दीवार पर आपत्तिजनक शब्द लिख दिया। ऐसे में पहले बच्चों 3 साल की सजा है। ठीक है, बीएनएस धारा 300 देखिए धार्मिक सभा में विघ्न डालना। धारा 300 क्या कहती है पहले बच्चों? धार्मिक सभा में विघ्न डालना, किसी ने सत्संग में शोर मचाकर लोगों को परेशान कर लिया, तत्काल गिरफ्तार कर लिया जाएगा उसे। बीएनएस की धारा 301 कब्रिस्तान आदि पर अतिक्रमण करना। ठीक है, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति किसी कब्रिस्तान, समाधि स्थल या अन्य धार्मिक स्थल पर अनाधिकृत कब्जा करता है तो अपराध होगा। इसमें प्यारे बच्चों 1 वर्ष की सजा है और जो है जुर्माना भी है। धारा 302 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के जानबूझकर इरादों से शब्दों आदि का जो है उच्चारण करना जो है बहुत बड़ा अपराध माना जाएगा। प्यारे बच्चों बहुत बड़ा अपराध माना जाएगा ये धारा 302 के तहत। फिर देखिए बीएनएस की धारा 303 ये जो है चोरी के लिए जो है प्यारे बच्चों इसमें जो है 3 से 5 साल की सजा हो सकती है। 3 से 5 साल की सजा, ये देखिए कानून के हत्थे लगने पर है। आज के ज़माने में अगर चोरी डकैती हो तो सीधा एनकाउंटर होता है। मान लो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी को ले लो आप, किसी ने दुकान से मोबाइल चुरा लिया तो खैर कोई बात नहीं, देखो जेवर एवर जितने भी चोरी हुए हैं, डकैती पड़ी, उनमें सब में एनकाउंटर ही किए गए हैं। ठीक है, बीएनएस की धारा 304 इसमें छीना झपटी है। ठीक है, धारा 304 मान लो छीना झपटी है कि अगर बाइक सवार 2 लोगों ने चलते हुए राहगीर से मोबाइल छीन लिया, ऐसे में जो 3 साल की सजा है। ठीक है, धारा जो है 305 किसी आवासीय घर, परिवहन के साधन या पूजा स्थल आदि में जो है चोरी करना, धारा 305 के अंतर्गत है। इसमें प्यारे बच्चों बहुत बड़ी सजा है। इसमें ये समझ लो 7 साल की सजा है। अब मान लो पूजा स्थल में आपने मूर्ति चोरी कर ली तो इसमें भाई बड़ा अपराध है नहीं तो इसमें 7 साल की सजा है। बीएनएस की धारा 306 मालिक के कब्जे में संपत्ति की क्लर्क या नौकर द्वारा चोरी। मान लीजिए एक आदमी कार्य कर रहा है अपने घर में। ठीक है, एक आदमी कार्य कर रहा है, किसी घर में नौकरी कर रहा है, एक अकाउंटेंट ने कंपनी के पैसे निकालकर अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए। इसमें भी जो है ना फिर जो 7 साल की सजा है। ठीक है, उसके बाद बीएनएस की धारा 307 चोरी करने के लिए मृत्यु, चोट या अवरोध उत्पन्न करने की तैयारी के बाद जो है चोरी करना, ये भी बहुत बड़ा अपराध माना जाएगा। ठीक है, और इसमें जो है प्यारे बच्चों इसमें जो है 10 वर्ष की कठोर सजा है। ठीक है, इसमें 10 साल की सजा। चोरों ने पहले सुरक्षा गार्ड को बेहोश किया और फिर जो है बैंक लूट लिया, 10 साल की सजा है। वहीं 308 प्यारे बच्चों जबरन वसूली। 308 धारा क्या कहते हैं? जबरन वसूली। ठीक है, किसी ने जान से मारने की धमकी देकर व्यापारी से जो है पैसे हड़प लिए तो इसमें भी 10 साल की सजा है। डकैती में तो मैंने आपको बता ही दिया पीछे भाई साहब, डकैती तो ये मान लो धारा 309 में आती है। डकैती कौन से में आती है? धारा 309 में। इसमें जो है 4 लोगों ने एक ज्वेलरी शॉप में बंदूक की नोक पर लूटपाट की, तो इसमें तो 10 साल की सजा है। लेकिन मैंने क्या कहा, यूपी में ऐसा नहीं है, यहाँ तो डायरेक्ट एनकाउंटर है। सही है। बीएनएस की धारा 311 लूट या डकैती, मौत या गंभीर चोट पहुंचाने के प्रयास के साथ जो है धारा कौन सी लगाई जाएगी? तो धारा लगाई जाएगी प्यारे बच्चों 311। कौन सी? तो 311 धारा लगाई जाएगी। और इसमें जो है एक गैंग ने डकैती के दौरान दुकान के मालिक को जो है गोली मार दी, तो ये समझ लो इसमें 10 साल की सजा है। बीएनएस की धारा 312 प्यारे बच्चों इसमें 7 साल की सजा है। घातक हथियार से लैस होकर डकैती या डकैती का प्रयास करना, 7 साल की सजा है। ठीक है, आप करते हो तो भी ज्यादा हो सकती है, अगर प्रयास किया तो भी 7 साल की है। बीएनएस की धारा जो है प्यारे बच्चों 317 चोरी की संपत्ति। धारा 317 क्या है प्यारे बच्चों? अगर चोरी की संपत्ति मान लीजिए
कि आप ऐसा कह सकते हो कि किसी व्यक्ति ने चोरी का फ़ोन खरीद लिया और जबकि उसे पता था कि वह चोरी का है, तो ऐसी स्थिति में उसे पहले जो 3 साल की सज़ा होगी। आप कहीं से अगर फ़ोन खरीदते हैं, चाहे चोरी का हो या ईमानदारी, उसके कागज़ जरूर आप खरीद लेना, ठीक है। हाँ, ये ध्यान रखना। अगला देखिए बीएनएस की धारा 318 पैर जो धोखाधड़ी के लिए है, ठीक है। धारा 318, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने जाली दस्तावेज बनाकर जो है लोन प्राप्त के लिए, तो धारा 318 के अंतर्गत है और 7 साल की सजा है भाई साहब, इसमें 7 साल की। धारा 319 पहचान के आधार पर धोखाधड़ी करना जो है धारा 319। मान लीजिए कि बी जिसकी मृत्यु हो चुकी है या होने का उपदेश करने वाला एक छल करता है, तो ऐसे स्थान पर जो है गलत पहचान बताकर अगर आप लाभ प्राप्त करते हो, आदमी जिंदा है फिर भी मृत घोषित कर दिया, तो ऐसी स्थिति में बहुत बड़ा अपराध है, ठीक है। बीएनएस धारा 323, बेईमानी से या धोखाधड़ी से संपत्ति को हटाना या छिपाना। मान लीजिए धारा 323 आप समझिए क्या कहना चाहती है कि एक व्यक्ति ने अपने सारे पैसे बैंक से निकालकर किसी और के खाते में ट्रांसफर कर दिए ताकि कर्जदार उसे ना पकड़ सके, तो ऐसी स्थिति में जो है धारा 323 लगेगी। बीएनएस धारा 324, शरारत करना जो है 324 के अंतर्गत है, जिसे रिश्ती बोलते हो, मिशीफ बोलते हो। अगर कोई व्यक्ति किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के इरादे से कोई कार्य करता है तो अपराध होगा। मान लीजिए किसी ने जलन के कारण पड़ोसी की कार की खिड़कियां तोड़ दी, तो ये भी जो है प्यारे बच्चों अपराध की श्रेणी में आता है। बीएनएस 325, बीएनएस की धारा जो है प्यारे बच्चों 325 जो है, इसके अंतर्गत जानवर को मारकर या अपंग बनाकर शरारत करना, ये भी बहुत बड़ा अपराध होने वाला होता है। कहने का मतलब है कि इसमें 5 वर्ष की सजा। किसी ने पड़ोसी के कुत्ते को जहर देकर मार दिया, प्यारे बच्चों इसमें 5 वर्ष की सजा है। कितने की सजा है? तो आप कहोगे 5 वर्ष की सजा है। बात करेंगे बीएनएस की धारा 326। धारा 326 में जो प्यारे बच्चों, धारा 326 में आप ये मान लो कि चोट, बाढ़, आग या विस्फोटक पदार्थ आदि द्वारा जो है शरारत करना। अगर मान लो किसी ने जलन के कारण फैक्ट्री में आग लगा दी, तो इसमें 5 साल की सजा है, ठीक है। धारा 327, रेल, विमान, डेक वाले जहाज या 20 टन वाला वजन वाले जहाज को नष्ट करने या असुरक्षित इरादे से शरारत करते हो अगर आप, तो बीएनएस की धारा 327 और प्यारे बच्चों बड़ा अपराध है, इसमें 10 साल की सजा है, ठीक है। बीएनएस की धारा 330, घर अतिचार और घर तोड़ना। मान लीजिए चोरों ने एक घर का ताला तोड़कर उसमें घुसने की कोशिश की, तो ये अपराध है, इसमें 2 साल से लेकर 10 साल तक की सजा है। बीएनएस धारा 331, घर में अतिक्रमण या घर तोड़ने के लिए सजा 3 साल से 10 साल के बीच की सजा इसमें मिलेगी। कोई जबरदस्ती किसी घर में घुसकर संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है। धारा 335, झूठा दस्तावेज बनाना। झूठा दस्तावेज आप बनाते हो अगर, तो धारा 335 के अंतर्गत आप जो है प्यारे बच्चों, आपको जो है जैसे जाली जन्म प्रमाण पत्र बनवाना, ये बहुत बड़ा अपराध है। मान लीजिए जाली जन्म प्रमाण पत्र बनवाना बहुत बड़ा अपराध है। उदाहरण ले लीजिए, जो हमारे मान लीजिए उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के जो है आजम खां के बेटे पर जो है ये आरोप लगा हुआ था, वो विधायक थे, उनकी विधायकी छिन गई थी प्यारे बच्चों झूठा दस्तावेज होने के कारण, ठीक है। बीएनएस की धारा 336, जालसाजी। धारा 336 जो है प्यारे बच्चों, किसी ने नकली हस्ताक्षर बनाकर बैंक से पैसे निकाल लिए, तो इसमें 2 से 7 साल की सजा हो सकती है, 2 से 7 साल की सजा। सही। बीएनएस धारा 338, मूल्यवान सुरक्षा, वसीयत आदि की जालसाजी करना, जालसाजी, ठीक है। मूल्यवान सुरक्षा, वसीयत आदि की जो है जालसाजी करना धारा 338 के अंतर्गत आता है। ये बात आपको ध्यान रखना। इसमें प्यारे बच्चों जो है 10 साल की सजा और या आजीवन कारावास तक का है। किसी ने झूठा वसीयतनामा बनाकर पूरी संपत्ति उसकी जब्त कर ली, ठीक है। बीएनएस की धारा 341, कौन सी प्यारे बच्चों? बीएनएस की धारा 341। तो धारा 341 क्या कहती है? जालसाजी करने के इरादे से नकली मोहर आदि बनाना या रखना। धारा 336 के तहत बहुत बड़ा दंडनीय अपराध है। और प्यारे बच्चों नकली स्टाम्प पेपर बनाना और बेचना ये भी बहुत बड़ा अपराध है। बीएनएस की धारा 345, संपत्ति चिन्ह। मान लीजिए किसी का संपत्ति चिन्ह कुछ है और आपने उसका संपत्ति चिन्ह जो है प्यारे बच्चों चुरा लिया, तो ऐसी स्थिति में ये भी एक दंडनीय अपराध है। और इसमें जो है आपको 1 वर्ष का जुर्माना, 1 वर्ष की सजा होगी, जुर्माना भी लग सकता है,
ठीक है। कोई व्यक्ति रेलवे की संपत्ति पर लगे सरकारी चिन्ह को हटा देता है तो ये भी बहुत बड़ा अपराध है, ठीक है। बीएनएस की धारा 346, चोट पहुंचाने के इरादे से संपत्ति चिन्ह के साथ छेड़छाड़ करना। पहले तो आपने छेड़छाड़ की, अब किसी ने अपने प्रतिद्वंदी को दुकान का नाम और चिन्ह हटा दिया और जो है वहां पर उपद्रव मचा रहा है, ऐसे उसमें मात्र 1 साल की सजा है, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं बीएनएस की धारा 349। प्यारे बच्चों, बीएनएस की धारा जो 349 है, इसमें आप ऐसा कह सकते हो कि नकली संपत्ति चिन्ह से चिन्हित सामान बेचना, ठीक है। मान लीजिए किसी ब्रांड को आपने कह दिया, मान लो फेयर लवली, और फेयर लवली का डुप्लीकेट अगर आपने मार्केट में निकाल दिया तो ये भी बहुत बड़ा अपराध है। तो देखिए बीएनएस की धारा 351, आपराधिक धमकी देना। धारा 351 के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति आपराधिक धमकी देता है, ठीक है, मान लीजिए किसी से जबरन पैसे लेने के लिए जान से मारने की धमकी दी है, अगर आपने, भाई साहब 7 साल की सजा है। कितने? 7 साल की सजा और कम से कम 2 वर्ष की। बीएनएस धारा 352, शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना। शांति भंग करने के इरादे से जो है प्यारे बच्चों, जानबूझकर अगर किसी का आप अपमान करते हो, धारा 352 लगेगी। धारा 353, धारा 353, सार्वजनिक उपद्रव फैलाने वाले बयान देना। जैसे कोई नेता अपने भाषण में गलत बयान दे दे तो समझ लो कि धारा 353 लगा दी जाएगी। वहीं बात करें धारा 355, धारा 355 का मतलब शराबी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से दुर्व्यवहार करना। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति शराब के नशे में सार्वजनिक स्थान पर उपद्रव करता है तो यह अपराध होगा। इसमें जो है पहले जो 24 घंटे की सजा हो सकती है। कितने घंटे की? 24 घंटे की सजा हो सकती है, या दंड दोनों हो सकते हैं, ठीक है। बीएनएस की धारा 356, मानहानि का केस है। प्यारे बच्चों, धारा 356 जो है, धारा 356 जो है, अगर कोई व्यक्ति झूठे आरोप लगाकर किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है तो ये अपराध होगा, ठीक है। देखिए सादा कारावास से अवधि 2 वर्ष तक हो सकती है, जुर्माना या दोनों सामुदायिक सेवा से दंडित किया जा सकता है, ठीक है। जैसे मान लो किसी अखबार में झूठी खबर छपवा कर किसी की छवि खराब करते हो अगर, तो ये मान लो इसमें जो है अक्सर तो जुर्माना ही लगता है इसमें, ठीक है। बीएनएस की धारा 358, ये है पहले जो निरसन और जो है बचत, ठीक है। इसमें जो है धारा 358 जो है, इसमें निरसन और बचत है, अर्थात रिपील एंड सेविंग्स। भारतीय दंड संहिता का निरसन किया जाता है। इस धारा के तहत किसी पुराने कानून को निरस्त रद्द किया जा सकता है और ये भी तय किया जाता है कि कौन से प्रावधान प्रभावी रहेंगे और कौन से नहीं रहेंगे। आइए फटाफट प्रैक्टिस कर लेते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम जो यूपीएसआई का हुआ था उसमें है आए हुए हैं, वो क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर ले लिए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, स्नैचिंग अर्थात झपटमारी, क्या झपटमारी को बीएनएस की किस धारा में जोड़ा गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। कहने का मतलब है धारा 304 में जो है झपटमारी को जोड़ा गया है, या स्नैचिंग जिसे बोलते हो उसे जोड़ा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विदेश में अपराध के लिए उकसाने को अपराध घोषित किया गया है, ये किस धारा में है? अगर मतलब विदेश में आप रह रहे हो और अपराध के लिए उकसाया गया है आपको, तो यह अपराध की जो है किस धारा के अंतर्गत आता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 48। कहने का मतलब ऑप्शन बी। कहने का मतलब विदेश में अपराध के लिए अगर आप किसी को उकसा रहे हो तो इसका मतलब है आपने धारा 48 का उल्लंघन कर दिया है। देखिए क्वेश्चन अगला, आतंकवादी कृत्य किस धारा में परिभाषित है? तो आपने सुना होगा UAPA, ठीक है, क्या है UAPA। इसे आप टेररिस्ट एक्ट भी बोल सकते हो, आतंकवादी कृत्य को, ठीक है। इसमें UAPA में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम आता है, ठीक है। तो उसके अंतर्गत उसके तर्ज पर इसे बनाया गया है और धारा जो है 113 है। कहने का मतलब है ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। आतंकवादी कृत्य धारा जो है 113 के अंतर्गत आते हैं, टेररिस्ट एक्टिविटी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है, शादी का झूठा वादा कर यौन संबंध अपराध है, ये किस धारा में है? कहने का मतलब अगर आप किसी से शादी का झूठा वादा करते हैं तो ये एक प्रकार से अपराध है, ठीक है। और ये जो अपराध है प्यारे बच्चों, ये ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। कहने का मतलब है धारा 69 में शादी का झूठा वादा करके यौन संबंध बनाना बहुत बड़ा अपराध होता है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन,
लोक सेवक को आत्महत्या के लिए उकसाना अपराध है किस धारा में? तो आप कहेंगे 226 धारा में जो है लोक सेवा को आत्महत्या करने के लिए उकसाना। कहने का मतलब है, एक बात समझ लो, लोक सेवा क्या होता है? सरकारी कर्मचारी। लोक सेवा क्या होता है? सरकारी कर्मचारी। अगर आप दरोगा बन गए तो आप भी सरकारी कर्मचारी हो गए, और ऐसे में जो है आपको अगर उकसाया जा रहा है आत्महत्या के लिए तो ये एक बहुत बड़ा अपराध है। किस धारा के अंतर्गत? तो धारा 226 के अंतर्गत। ठीक है, देखिए मॉब लिंचिंग को पहली बार कानून में कहाँ परिभाषित किया गया है? मॉब लिंचिंग बहुत बड़ा अपराध होता है। ठीक है, देखिए मॉब लिंचिंग होती क्या है? जैसे मान लो कोई हिंदू संप्रदाय का आदमी है और एक मुस्लिम संप्रदाय का आदमी है, ये दोनों आपस में लड़ जाएं। अब मुस्लिम संप्रदाय वाला आदमी जो है ये क्या करता है? इस पर दबाव बनाता है कि भाई ऐसा है, अल्लाहू अकबर बोल, अल्लाहू अकबर बोल, और वो नहीं बोलता तो मारते हैं उसे। ये एक मॉब लिंचिंग है। ठीक है, इसे जो है बीएनएस में ऐड किया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। देखिएगा, देशद्रोह की धारा आईपीसी में कौन सी थी जिसे हटाया गया? तो धारा 124 का ए है, इसको हटा दिया गया है, और ये देशद्रोह के लिए जो है परिभाषित करती थी। अब इसकी जगह भारत में एकता, अखंडता, संप्रभुता को समाप्त करना या मतलब खतरे में डालने के लिए जो है इस तरीके से उसमें जो है ऐड किया गया है। ठीक है, चलिए बात करेंगे। देखिए बालक या बालिका के आयात का अपराध किस धारा में? कहने का मतलब है आप कोई बच्चा या बच्ची खरीद नहीं सकते, बेच नहीं सकते, ये एक प्रकार का अपराध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कहने का मतलब है धारा 141 के अंतर्गत बालक या बालिका के आयात का जो अपराध है वो वर्णित है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बात करते हैं, सामूहिक बलात्कार की न्यूनतम सजा कितनी है? सामूहिक बलात्कार की न्यूनतम सजा 20 साल है, कम से कम। ठीक है, न्यूनतम का मतलब कम से कम, और मतलब बाकी तो फांसी भी हो सकती है। आपने देखा होगा जो आपका एक केस हुआ था दिल्ली में, ठीक है, तो निर्भया कांड, उसमें सारे अपराधियों को फांसी मिली थी। ठीक है, चलिए देखिए लिंग की परिभाषा में ट्रांसजेंडर शामिल किया गया है, ये किस धारा में है? अब जो है ट्रांसजेंडर को भी लिंग की परिभाषा में ऐड कर दिया गया है, तो इसे ऐड किया गया है धारा 2 सबसेक्शन 10A मतलब 210 में, धारा 210 में ऐड किया गया है ट्रांसजेंडर को। ठीक है, चलिए फिर देखिए बात करेंगे क्वेश्चन अगला, मानव शरीर के विरुद्ध अपराध किस अध्याय में रखे गए हैं? मानव शरीर के विरुद्ध अपराध जो है किस अध्याय में रखे गए हैं? इनको रखा गया है आपका अध्याय 6 में। अध्याय 6 में जो है आपकी जो सेक्शंस हैं वो 100 से लेके 146 तक हैं। कितनी हैं? 100 से लेके 146 तक धाराएं हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है।